आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 6 के हिस्ट्री में। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इसके पहले हम लोगों ने अपने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है बहुत अच्छी तरीके से। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज फाइनली हम लोग अपने क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमने बाकी 5 चैप्टर को कंप्लीट किया है उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो पहले समझते हैं इस चैप्टर के नाम को, तब आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए चैप्टर में लिखा हुआ है पहला किंगडम्स। किंगडम्स का मतलब क्या होता है? किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, है ना। जैसे पहले के टाइम पे क्या था ना कि जो भी राजा हुआ करते थे उनका जो एरिया होता था ना बहुत दूर तक फैला रहता था, बहुत दूर तक फैला रहता था। मतलब कि बहुत दूर तक के एरिया पे उस राजा का क्या हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था। तो उसी एरिया को हम लोग क्या बोल देंगे, किंगडम बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, पटना में, मान लेते हैं बस एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए हम लोग पटना में रहते हैं। तो एक राजा है जो कि पूरे पटना को चलाता है, मतलब उस राजा का पूरा पटना पे कंट्रोल है। तो हम इस पटना को क्या बोल देंगे, किंगडम बोल देंगे, यानी कि साम्राज्य बोल देंगे उस राजा का, है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। तो किंगडम का सिंपल सा मतलब हुआ किसी भी राजा का जो एरिया होता है जहाँ पे वो पूरा कंट्रोल करता है, लोगों को अपने अंडर रखता है, उसको हम लोग कह देते हैं किंगडम, यानी कि साम्राज्य। इसको आप सिंपली एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद है हमारा किंग्स। किंग्स का मतलब तो आप जानते ही, राजा के बारे में बात हो रहा है ना। एंड एन अर्ली रिपब्लिक। अर्ली रिपब्लिक का मतलब हो गया कि आज से बहुत समय पहले राजा यदि किसी जगह पे रूल करता था तो वहाँ का सिस्टम कैसा होता था, लोग किस तरीके से रहते थे, है ना। लोगों का क्या जीने का तरीका था, क्या उनको परेशान किया जाता था, क्या उनको मारा पीटा जाता था, क्या उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था, है ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को 3 चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। पहला चीज़ राजा के बारे में, दूसरा चीज़ उनके किंगडम के बारे में, मतलब कि राजा का जो एरिया है पूरा फैला हुआ, जहाँ तक भी उनका कंट्रोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा चीज़ पढ़ेंगे कि राजा के यहाँ पे सिस्टम कैसा चलता था, लोग किस प्रकार से अपना जीवन जीते थे, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों का इस चैप्टर में डिस्कशन चलेगा। शुरू करें। चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। देखो यार, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी आदमी राजा कैसे बनता था, पहले उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे है हाउ सम मैन बिकम रूलर, कैसे कोई आदमी रूलर बन जाता था। रूलर का मतलब सिंपल सा क्या मान लो, राजा मान लो, है ना। तो कैसे कोई आदमी राजा बनता था, इसके पीछे क्या कहानी था। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे कोई आदमी राजा बनता था, है ना। तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि वो काम कैसे करता था, है ना, उसका तरीका क्या था काम करने का। तो पहले क्या समझना पड़ेगा हमको कि कोई भी आदमी राजा बनता कैसे था, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे राजा बनता था कोई आदमी। अराउंड 3000 ईयर्स अगो द वे ऑफ चूजिंग राजाज वॉज डिफरेंट। देखो यार समझो, यदि हम लोग आज से 300-400 साल पहले के बारे में यदि बात करें तो आपको दिखेगा कि कोई भी आदमी राजा कैसे बनता था। यदि उसका पिताजी राजा है तो वो हटेंगे तो उसका बेटा राजा बनेगा, फिर वो हटेगा तो उसका राजा बनेगा। ये 300, 400, 500 साल पहले होता था। लेकिन यदि हम 3000 साल पहले के बारे में बात करें तो उस समय पे राजा बनने का तरीका क्या था, बिल्कुल अलग था। उस समय पे राजा ऐसे नहीं बनते थे, उस समय पे राजा बनने का बिल्कुल प्रोसेस क्या था, अलग हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं, समझाना हम आपको ये चाह रहे हैं कि आज से 400-500 साल पहले यदि आप देखोगे या फिर थोड़ा सा उससे और पहले देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राजा कैसे बनते थे। जनरली उसके परिवार में कोई राजा है, सपोज उसके पिताजी राजा हैं, तो वो हटेंगे तो बेटा राजा बन जाएगा। तो ये ऐसे चलता था। लेकिन आज से 3000 साल पहले ऐसा नहीं था। क्या नहीं था भाई, उसके बारे में समझो। The अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस was one such ritual was then taking place। उस समय पे राजा बनने का जो तरीका था ना वो बिल्कुल अलग था। राजा बनने का क्या तरीका था, अश्वमेध। क्या था,
अश्वमेध, जिसको हम लोग हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं। अब सवाल होगा आपके मन में कि सर ये अश्वमेध या फिर जो आप हॉर्स सेक्रीफाइस बोल रहे हैं ये क्या था, इससे राजा कैसे कोई बनता था? तो आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो उस समय पे ना एक परंपरा था। परंपरा क्या था? हॉर्स सेक्रीफाइस का, जिसको कि आप अश्वमेध भी बोल सकते हैं। तो अब हमको फाइनली ये समझ में समझना चाहिए कि आखिर ये अश्वमेध कहलाता क्या है ना? हॉर्स सेक्रीफाइस होता क्या है? यदि आप एक बार इसको समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले के टाइम पे कोई भी आदमी राजा कैसे बनता था। समझते इसके बारे में, थोड़ा ध्यान से समझना बस। होता क्या था देखो, a horse was let loose to wander freely and it was guarded by the raja's men। होता क्या था बेसिकली, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एक घोड़ा खोल दिया गया। समझो ध्यान से, किसी को यदि राजा बनना होता था तो वो क्या करते थे, अपना घोड़ा एक खोलते थे और उस घोड़े को जाने देते थे, जहाँ उसको जाना है जाने दो। बस उस घोड़े के पीछे ना एक आदमी लगा देते थे। जैसे मान लीजिए, सपोज होता क्या था, एक घोड़ा है, एकदम पूरा कहानी समझिएगा, एकदम आपको समझ में आएगा। एक घोड़ा को खोल दिया गया और उस घोड़े के पीछे एक आदमी लगा दिया गया। आदमी को बोला गया कि तुमको बस देखना है कि घोड़ा कहाँ कहाँ जाता है, बस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। इफ द हॉर्स वेंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। नियम क्या था? जैसे मान लीजिए वो घोड़ा घूमते घूमते भटकते भटकते दौड़ते 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 ऐसे जगह पे चला गया, यानी कि वो दूसरे राजा के एरिया में घोड़ा पहुंच गया, और यदि उस घोड़े को उस जगह के राजा ने रोक दिया जहाँ पे घोड़ा गया है, उस जगह के राजा ने जो उस घोड़े को रोक दिया, तो ऐसा माना जाता था कि वो राजा क्या करना चाहता है, हमसे लड़ाई लड़ना चाहता है। समझ रही है बात? मतलब इसको आप ऐसे समझो, होता क्या था। पहला बात, यदि आपको राजा बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आपको राजा बनना है तो किसी दूसरे राजा को हराना पड़ेगा, उसके एरिया पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको कब्जा करना पड़ेगा। तो होता क्या था, एक घोड़ा खोल के छोड़ देते थे ये लोग, और उस घोड़े के पीछे एक आदमी लगा देते थे। उसको बोला जाता था कि तुमको बस जाना है और देखते रहना कि बस ये घोड़ा जा कहाँ रहा है। और मान लीजिए वो घोड़ा उस इलाका से निकल के दूसरे राजा के इलाका में चला गया, और उस इलाके के राजे ने यदि उस घोड़े को रोक दिया, तो ऐसा माना जाता था कि जिस आदमी ने इस घोड़े को छोड़ा है, उस आदमी से वो राजा क्या करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है, यानी कि युद्ध करना चाहता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यदि वो घोड़ा को नहीं रोकता, उसके एरिया से भी घोड़ा पार कर जाता, इसका मतलब क्या था, इसको लड़ाई नहीं करना चाहता है, या फिर क्या कुछ और कारण था, वो भी समझ लेते हैं। देखो, इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts। होता क्या था, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि यदि किसी को राजा बनना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक घोड़ा खोल के छोड़ देगा, और उस घोड़े के पीछे अपना एक आदमी लगा देगा। उसको बोला जाएगा कि तुम जाओ, बस देखना ये घोड़ा कहाँ कहाँ जा रहा है। और मान लीजिए कि वो घोड़ा इस इलाका से निकल के दूसरे इलाके में चला गया, मतलब कि दूसरे राजा के इलाके में वो चला गया, और यदि उस इलाके के राजे ने उस घोड़े को रोक दिया, इसका मतलब है कि वो राजा क्या करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। तो फिर दोनों में लड़ाई होगा, जो जीतेगा वो जीत गया। और यदि मान लो उस एरिया के राजा ने भी उस घोड़े को नहीं रोका, जाने दिया, इसका मतलब है कि उस एरिया के राजा ने हार मान लिया। समझ में आ रही है बात? उस एरिया के राजा ने क्या कर लिया, हार मान लिया। हार मानने का मतलब क्या है कि उसने घोड़े को चुपचाप जाने दिया। जाने यदि दे दिया, इसका मतलब है कि वो राजा अपने आप को क्या समझ लिया, कमजोर समझ लिया, वो हार मान लिया। और जिसका वो घोड़ा था उसको बोला जाएगा कि हुजूर, हम अपना हार मानते हैं, आप हमारे एरिया पे आके कब्जा कर सकते हैं। तो ऐसा वहाँ पे होता था। अच्छा, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर उस राजा को कैसे पता कि ये घोड़ा किस आदमी का है?
पता चल जाता था। कैसे? उसके पीछे एक आदमी भी तो होता था ना, बताता था वो आदमी कि इस एरिया से घोड़ा आया है, इस आदमी का घोड़ा है। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि जिसका घोड़ा है, यदि वो आदमी पहले से ही बहुत पावरफुल है और वो घोड़ा भटकते भटकते चला गया दूसरे इलाके, दूसरे एरिया के एरिया में चला गया, तो वो राजा को यदि आइडिया है कि एक घोड़ा जिसका है वो बहुत पावरफुल है हमसे, तो वो राजा पहले क्या कर लेगा? हार मान लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये घोड़ा जिसका है वो राजा हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमारे ऊपर हमला करके हमको जीत लेगा, हमको मार पीट सकता है, हमारे पूरे खजाने को खरीद सकता है, मतलब छीन लेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। तो जिस आदमी ने वो घोड़ा छोड़ा है, यदि वो घोड़ा आगे बढ़ते 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 दूसरे राजा के एरिया में चला गया और उस एरिया के राजा ने जो उस घोड़े को रोक दिया, इसका मतलब है कि वो राजा क्या करना चाहता है? लड़ाई लड़ना चाहता है। किससे? जिसने उस घोड़े को छोड़ा था। ओके, और मान लीजिए कि यदि उसने भी अपने एरिया में उस घोड़े को नहीं रोका, उस घोड़े को आगे बढ़ने दे दिया, जाने दिया, इसका मतलब है कि उस एरिया के राजा क्या कर गए? हार मान गए। क्यों हार मान गए? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। उसको कौन बताया कि ज़्यादा पावरफुल है? उस राजा का ये घोड़ा है। कौन बताया उसको? उसके पीछे जो एक आदमी जा रहा था वो बता देते थे, वो पहचान जाते थे कि ये किस इलाके से आदमी आया है। और यदि वो घोड़ा को जाने दिया, उस एरिया से भी घोड़ा चला गया, आगे चला गया, इसका मतलब है कि उस एरिया के राजा ने क्या मान लिया? हार मान लिया। तो इस प्रकार का वहाँ पे सिस्टम था। तो अब होता क्या था, देखो, इफ दे allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. यदि घोड़ा को वो आगे बढ़ने दे दिया, इसका मतलब मान लिया जाता था कि इस एरिया का जो राजा है वो क्या मान चुका है? हार मान चुका है। और जिस एरिया से ये राजा आया है, उस एरिया का राजा हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो हम हार स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब होता क्या था आगे देखो। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. अब जिस राजा ने हार माना है, वो राजा क्या करता था? उस राजा को बुलाता था जिस राजा का वो घोड़ा था, बुलाता था कि राजा साहब, हमने आपके घोड़े को आगे बढ़ने दिया, हम आपके सामने हार स्वीकार करते हैं, आप ज़्यादा पावरफुल हैं, हम कमज़ोर हैं, तो हम हार अपना स्वीकार करते हैं, आप आइए और हमारे इलाके का भी राजा आप बन जाइए। समझ गया बात? तो अब वो आदमी जिसने घोड़े को छोड़ा था, वो आदमी आता था उस एरिया के राजा के यहाँ पे, और वहाँ पे आके वो राजा बनता था। फिर बिल्कुल एकदम रीति रिवाज के साथ, हवन कुंड पूजा पाठ के साथ उनको राजा बनाया जाता था। और इस पूजा पाठ को करवाने का जिम्मेदारी किसका था? प्रिस्ट का, यानी कि पुजारी का। और उस समय पे ना जो पूजा पाठ करवाते थे, जो पुजारी होते थे, उनको भी गिफ्ट बहुत मिलता था। गिफ्ट मतलब दान दक्षिणा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बहुत मिलता था। किसके तरफ से? राजा के तरफ से। तो कहानी समझ में आया? तो जो आदमी, मतलब जिस एरिया के राजा ने घोड़े को जाने दिया, वो क्या कर गया? हार गया, वो हार मान लिया अपना। अब वो क्या करेगा? जिस एरिया से वो घोड़ा आया था, उस एरिया के आदमी को बुलाएगा, ठीक, कि भैया हम हार मानते हैं, हुजूर हम हार मानते हैं, आप हमारे यहाँ पे आइए और हम हमारे एरिया को आप अपने कब्जे में ले लीजिए, आप हमारे एरिया पे भी रूल करिए। तो वो आदमी आता था, बिल्कुल हवन कुंड पूजा पाठ के साथ, पंडित वगैरह सब रहते थे वहाँ पे, पुजारी वगैरह। तो वो लोग उनका पूजा पाठ करवा के उनको एकदम रीति रिवाज के साथ वहाँ का राजा बना देते थे। और बदले में पुजारी को क्या मिलता था भाई? बदले में पुजारी को बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलता था। गिफ्ट मतलब क्या मानते हैं आप? सोना का सिक्का, चांदी, है ना, इन प्रकार के चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा उस समय पे मिला करते थे। आगे क्या होता था वो समझो। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस वाज recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. तो जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा था, मतलब कि जो आदमी अब राजा बनने वाला है, वो आदमी सभी को बुलाता था अपने यहाँ पे कि हम राजा बनने वाले हैं, तो आप हमारे इस उत्सव में क्या करिए, आइए, है ना,
आप देखिए इन सब चीज़ों को। और उस राजा के लिए, जो राजा बनने वाला है अभी, उसके लिए अलग अलग राजा क्या लाते थे, गिफ्ट लाते थे कि भाई ये आदमी राजा बनने जा रहा है तो उसको क्या करो, गिफ्ट दो। और ये ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी के साथ होता था, कोई भी यदि इस प्रकार से राजा बनता था तो उसको यही सब चीज़ बेनिफिट मिलता था। ठीक है, तो कोई भी राजा से मिलने आता था तो काफ़ी ज़्यादा वो गिफ्ट वगैरह लेके आता था राजा से मिलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of this sacrifice. सेक्रीफाइस का मतलब क्या हो गया, वो जो हवन कुंड हो रहा था ना, पूरा जो पूजा पाठ रीति रिवाज वगैरह हो रहा था उस आदमी को राजा बनाने के लिए, तो बाकी सारे राजा बैठ के बस उसको देखते थे। समझ आ रही है बात। तो जिस आदमी ने घोड़ा छोड़ा और उस घोड़े को देखकर जिस राजा ने घोड़े को आगे बढ़ने दे दिया, इसका मतलब वो राजा क्या मान गया था, हार मान गया था। तो जिस आदमी ने उस घोड़े को छोड़ा था वो आदमी अब क्या बनने जा रहा है बताओ, राजा बनने जा रहा है। तो सभी राजा को न्योता देता था कि भैया आप लोग आइए हमारे इस उत्सव में, हम राजा बनने वाले हैं तो आप लोग भी आइए। तो वो लोग जब आते थे इस उत्सव में, तो जो राजा बनने जा रहा है अब, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो लोग गिफ्ट लेकर आते थे और बैठ के आराम से सारा पूजा पाठ वो लोग देखते थे पंडित जी का, कि कैसे राजा को पूजा पाठ करवाया जा रहा है और राजा का पद उसको दिया जा रहा है। मतलब कि आज से वो क्या कहलाएगा बताओ, राजा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्पार्कलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में यदि आप देखोगे तो पूजा पाठ यदि होता है तो पंडित जी हम लोगों के ऊपर ना गंगा जल छिड़कते हैं पूजा पाठ करने के दौरान, है कि नहीं। तो पंडित जी हम लोगों के बॉडी के ऊपर पूजा पाठ के दौरान गंगा जल छिड़कते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा था। तो एक आदमी क्या बनने जा रहा है बताओ, राजा बनने जा रहा है, तो उसको राजा बनाने के लिए क्या किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। जैसे आपका बर्थडे आता है तो आप लोग पूजा पाठ करते हैं। कई बार आपके बर्थडे पे आपके माता पिता पंडित जी को भी घर बुला लेते होंगे कि भाई मेरे बेटे का बर्थडे है, अब पूजा पाठ करवा दीजिए शांति के लिए, इनके लंबे उम्र के लिए। तो पंडित जी आपके बॉडी के ऊपर पूजा पाठ करते वक्त गंगा जल छिड़कते होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा था। तो राजा के ऊपर गंगा जल छिड़कना, उनसे वो संस्कृत के श्लोक बुलवाना, है ना, जो कि आप देखते हैं पंडित जी बोलते हैं तो हम लोग उसको दोहराते हैं। तो ये सब चीज़ करके बिल्कुल आराम से पूजा पाठ चलता था। ये सब पूजा पाठ क्यों हो रहा है बताओ, उस आदमी को राजा बनाने के लिए हो रहा है। ठीक ना, मतलब कोई भी आप शुभ काम करते हैं तो आपका पूजा पाठ करना अच्छा लगता है ना, मतलब आप पूजा पाठ करके करते हैं तो अच्छा लगता है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा था। आगे, द राजा वॉज ए सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। तो बताओ ये जो पूरा परंपरा हो रहा है, राजा को बीच में बैठा के पूरा पंडित जी सब उसके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, गंगा जल छीट रहे हैं, संस्कृत के श्लोक वगैरह बोल रहे हैं। तो बताओ ये सब किन के लिए हो रहा है, राजा के लिए हो रहा है, उस आदमी को राजा बनाने के लिए हो रहा है। तो उस पूरे पूजा पाठ का जो मेन चेहरा होता था वो कौन होता था, राजा ही होता था। आगे, ही हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। तो जो आदमी राजा बनने अब जा रहा है उसका बिल्कुल एक स्पेशल सीट होता था, बिल्कुल एक गद्दी होता था। और कई बार तो सीट के ऊपर क्या लगा रहता था, टाइगर का स्किन। मतलब वो क्या दिखाता था, एक तरीके से बहादुरी को, पावर को दिखाता था। जैसे आप किसी भी प्रकार के पुराने ज़माने के मूवी को देखेंगे ना, तो उसमें यदि राजा वगैरह होगा तो उनके घरों के दीवारों पे जानवरों का स्किन, यानी कि टाइगर का, लायन का स्किन, या फिर उनके गद्दी पे यानी कि उसके सीट पे टाइगर का या फिर लायन का स्किन बिछा रहता है। वो क्यों रहता है बताओ बिछा हुआ, क्या उनके जगह पे वो कपड़ा नहीं बिछा सकते हैं, कपड़ा भी तो बिछा सकते हैं। तो वो टाइगर का स्किन ही क्यों बिछाते हैं, ताकि वो क्या दिखा सके, एक पावर को दिखा सके। समझ में आ रही है बात। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो हिज कैरेक्टर who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory। अब देखो इसका जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का मतलब समझते हैं क्या होता है, राजा का ना एक सारथी होता है जो कि रथ चलाएगा और पीछे कौन बैठेगा बताओ, राजा बैठेंगे। तो कहानी को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजा कहाँ बैठेगा, रथ के पीछे बैठेगा। उस रथ को कौन चलाएगा, उसका सारथी चलाएगा, जिसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। तो ज़रा एक बात बताइए हमको, उस राजा का
मतलब उस राजा के बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि वो राजा युद्ध में कैसे लड़ा, उनको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा हो, तो उस राजा के बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता होगा बताओ? उसका सारथी, जो रथ को चलाता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि उस लड़ाई में राजा को लेके जा कौन रहा है? उसका सारथी लेके जा रहा है रथ को चला के। तो सारथी जो उसका है, जो रथ को चलाएगा, वो तो उसी में बैठा रहेगा। लड़ेगा कौन? राजा लड़ेगा दूसरों से। तो उस राजा को लड़ाई में क्या क्या झेलना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा, क्या करना पड़ा, राजा के अलावा सबसे ज़्यादा अच्छे से उसको कौन जानता होगा बताओ? जो उसको चला रहा था, यानी कि सारथी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है कि नहीं? और फिर जब लड़ाई ख़त्म हो जाता था, मान लो इस राजा ने किसी दूसरे राजा के ऊपर हमला किया, तो जब लड़ाई हमारा ख़त्म होता था, तो जो सारथी होते थे वो अपने इलाके में आके बहुत ज़्यादा राजा का बड़ाई करता था। बड़ाई, अच्छाई, कि हमारा राजा इतना महान है, इन्होंने युद्ध में बहुत अच्छे से लड़ा, हमने देखा था। और लोग इजली विश्वास भी कर लेते थे। क्यों करते थे विश्वास? क्योंकि जो आदमी बोल रहा है राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात, वो ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट था? युद्ध में प्रेजेंट था। किसके साथ? राजा के साथ। क्या कर रहा था? राजा के रथ को चला रहा था। तो राजा लड़ाई कैसे लड़ा, कैसे नहीं लड़ा, तो राजा के अलावा सबसे ज़्यादा पता किसको है? उसके सारथी को पता है। तो बताओ, क्या एक सारथी कभी राजा के बारे में बुराई करेगा? नहीं करेगा। तो वो जब लड़ाई ख़त्म होने के बाद वो लोग अपने गांव आते थे, मतलब गांव नहीं बोलेंगे, अपने एरिया में जब आते थे, तो वहाँ पे आके जो उसका सारथी होता था अपने राजा के बारे में खूब बड़ाई करता था, अच्छा अच्छा बात लोगों को बताता था कि हमारा राजा इतना महान है, इतना अच्छा है, ये है वो है, उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ा, है ना। तो वो एक तरीके से अच्छाई के बारे में उसका सारथी अपने एरिया में आके लोगों को बताता था। आगे, his relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals। यहाँ तक कि यदि हम लोग बात करें राजा के जो रिलेटिव्स थे, रिलेटिव्स में उसके वाइफ, बाल बच्चे, माता पिता, ये सब भी छोटे मोटे प्रकार के रीति रिवाज हमेशा करते रहते थे। जैसे मान लीजिए अपने राज्य के शांति के लिए कभी हवन कुंड करवा लिया, है ना। किसी का जन्मदिन है तो जन्मदिन पे एकदम 10-12 पंडित जी को बुला के हवन कुंड करवा दिया। तो ये राजा का परिवार है। तो राजा का परिवार के लिए क्या पूजा पाठ करवाना आसान बात है या बहुत मुश्किल बात है? बहुत आसान बात है। वो चाहे तो डेली पूजा पाठ करवा सकते हैं, है कि नहीं। तो एक भयंकर पूजा जो होता था, बड़े लेवल पे पूजा, वो कब होता था? जब उसको राजा बनाया जाता था। उसके बाद छोटा मोटा पूजा पाठ तो हमेशा चलता ही रहता था। राजा के घर में होता क्या है ना, हमेशा कुछ ना कुछ पूजा पाठ चलता ही रहता है। भाई वो राजा है, उसको पैसे का कोई कमी नहीं है, तो वो हमेशा कर सकता है। तो राजा का बेटा, उनकी पत्नी, उनके माता पिता हमेशा कभी ना कुछ प्रकार के रीति रिवाज में इन्वॉल्व होते ही रहते थे। कुछ ना कुछ वो लोग हमेशा पूजा पाठ करते ही रहते थे। आगे, द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्य, आप इसको विश और वैश्य भी बोल सकते हैं, ऑल्सो ब्राउड गिफ्ट्स। और जो आम आदमी होते थे, आम आदमी जब राजा के यहाँ पे कुछ चलता था, फंक्शन वगैरह, पूजा पाठ वगैरह, तो उसको गिफ्ट देने का काम किसका था बताओ? उस पूजा पाठ में जो भी चीज़ें लगेंगे वो चीज़ देने का काम किसका था बताओ? आम आदमी का, जो उस इलाके में रहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कल राजा के घर में बहुत बड़ा पूजा है, तो उस पूजा में जो भी चीज़ लगेगा, मान लो लकड़ी लगेगा, है ना, वो अगरबत्ती लगेगा, बहुत सारा चीज़ लगेगा, सामग्री, बहुत सारे चीज़ें लगते हैं पूजा पाठ में। तो वो सब पूजा पाठ का सामान कौन ला के देगा राजा को? गांव के लोग ला के देंगे, मतलब जो आम आदमी है वो ला के देंगे। तो सामानों का यदि राजा को किसी प्रकार का ज़रूरत होता था तो वो ज़रूरत तो आम आदमी ही पूरा कर दे रहा है। इसके साथ ही साथ जब आम आदमी राजा के यहाँ पे आता था पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो राजा के परिवार के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आते थे वो लोग, जो राजा को पसंद आए। समझा रही बात? मतलब कोई भी काम हो, यदि आपको राजा से मिलना हो या फिर आपको राजा के यहाँ पे जाना हो किसी भी प्रकार के फंक्शन वगैरह में, तो आदमी कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था, कुछ ना कुछ राजा के लिए लेके ही जाता था, ताकि राजा को भी अच्छा लगे, है ना, राजा खुश हो सके। आगे, सम पर्सन सच एज दोज हु वेयर रिगार्डेड एज शूद्राज बाय प्रीस्ट्स वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। लेकिन कुछ लोग जो थे जिनको पुजारियों के द्वारा शूद्र कहा जाता था, उनको इन प्रकार के रिचुअल्स में, पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करने का परमिशन
नहीं होता था। पता है क्यों? क्योंकि उस समय पे शूद्र को क्या माना जाता था? लोअर कास्ट माना जाता था, नीचे जाति का। और नीचे जाति के लोगों को उस समय पूजा पाठ में इन्वॉल्व होने नहीं देते थे लोग। समझ में आया बात? और ये कौन नहीं देते थे भाई? पुजारी लोग, जो पंडित लोग होते थे, है ना, वो लोग जो शूद्र थे यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको कभी भी किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में वो शामिल होने उनको नहीं मिलता था। सिंपल से समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि राजा के घर में कोई प्रोग्राम हो या राजा से मिलना हो, कुछ भी करना हो, यदि आप राजा के यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको फ्री हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ गिफ्ट साथ में लेके आना है। ये उस समय पे सिस्टम था। लेकिन जो शूद्र थे, शूद्र मतलब जो लोअर कास्ट के थे उस समय पे, उनको इन प्रकार के पूजा पाठ में आने का परमिशन नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये लोअर कास्ट का आदमी है, ये आएगा तो राजा का धर्म क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मतलब राजा का जो पूजा पाठ वगैरह ये सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये उन लोगों का मानना था। तो इसीलिए वो लोग लोअर कास्ट को यानी कि शूद्र लोगों को पूजा पाठ में किसी प्रकार का पार्टिसिपेट करने का मौका ही वो लोग नहीं देते थे कि तुम लोग नहीं आओगे। समझ रही है बात? किसी को डाउट यहाँ तक है? आगे बढ़े? चलिए, तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे उस समय पे कोई भी आदमी राजा बनता था। तो राजा बनने का क्या तरीका था भाई? हॉर्स सेक्रीफाइस, जिसको हम लोग और क्या बोलते थे? अश्वमेध। क्या बोलते हैं? अश्वमेध, या फिर आप उसको हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोल सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि घोड़े को छोड़ देना है, वो आगे जाएगा, उसके पीछे एक आदमी लगा देना है। यदि वो इजीली वहाँ से पास कर गया, मतलब वहाँ का राजा उससे लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है, वो हार स्वीकार कर लिया अपना, और मान लीजिए घोड़ा वहाँ पे दूसरे एरिया में जाकर रुक गया, यानी कि उसको रोक लिया गया, इसका मतलब है कि वहाँ का एरिया का जो राजा है उससे लड़ना चाहता है जिसने घोड़े को छोड़ा था। तो यही सिस्टम था हमारा उस समय पे राजा बनने का, यही तरीका था। तो समझ में आया कोई भी आदमी राजा उस समय पे कैसे बनता था? कोई दिक्कत किसी को है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जनपद, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है जनपद। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू करा था हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उस समय पे लोग राजा कैसे बनते थे ये हम लोग समझ चुके थे। राजा बनने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता था? हॉर्स सेक्रीफाइस, यानी कि अश्वमेधा वाला, जिसमें क्या करते थे? घोड़े को छोड़ देते थे, और जहाँ वो घोड़ा गया, यदि वहाँ का राजा उसको रोक दिया, उस घोड़े को, मतलब वो क्या करना चाहता है? युद्ध करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है। और यदि वहाँ के राजा ने घोड़े को नहीं रोका, जाने दिया, इसका मतलब वो राजा क्या कर गया? हार मान गया। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम है जनपद। समझते हैं क्या होता है जनपद। देखो, द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगला पॉइंट पर आप फिर और ज़्यादा समझ में आएगा। द राजाज हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइसेस वी आर नाउ रिकग्नाइज्ड राजाज ऑफ जनपद्स रादर दैन जनाज। इसका मतलब क्या हुआ? समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे होता ये था कि उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे, पहले देखो आप, आज के टाइम पे आप देखोगे ना तो लोगों के पास ज़मीन बहुत कम है कि नहीं? तो आप आज अपने घर में ही रह सकते हैं, जहां आपका ज़मीन है आप वहीं रह सकते हैं। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था। उस समय पे ज़मीन का कोई कमी नहीं था, तो लोगों को जहां मन करता था वहां वो लोग जाके रहते थे। ठीक ना? तो होता क्या था, जनपद का मतलब हुआ कि लोग जहां रहना स्टार्ट कर दिए, लोगों ने जहाँ पे रहना स्टार्ट किया और वो वहीं पे बस गए, तो उसी को कहा जाता था जनपद। क्या कहा जाता था? जनपद। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक है जनपद, हालांकि इसको जनपदा बोलते हैं लेकिन आप इसको जनपद भी बोल सकते हैं। तो जनपद, और दूसरा जना। तो जना का मतलब हो गया आदमी, और जनपद का मतलब हो गया कि जहाँ वो आदमी रुक गया, जहाँ वो हमेशा के लिए सेटल हो गया, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलने लग गए? जनपद बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? जनपद। देखो पहले होता क्या था ना, आप इसको ऐसे समझिए। जैसे आज के टाइम पे क्या है, आज आप जिस गली मोहल्ले में रहते होंगे वहाँ पे भी किराने का दुकान होगा, सब चीज़ आपको अपने गली मोहल्ले में मिल जाता होगा। दूध, दही, चावल, दाल, सब्जी, आप मार्केट जाओ, वहीं से आपको खरीद के लेके आओ और वहीं से आपका ज़रूरत पूरा हो जाता है।
लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग क्या करते थे, घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, है ना। तो जैसे हुआ क्या कि मान लीजिए कि लोग किसी जगह पे रहे और उस जगह के जंगलों का सारा उन लोगों ने सामान इस्तेमाल कर लिया, अब उस जंगल में कुछ बचा ही नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, फिर उस जंगल को छोड़ के किसी और जगह पे वो लोग चले जाते थे। मतलब कि वो लोग लगातार अपने जगह को शिफ्ट करते रहते थे, इधर से उधर वो लोग जाते रहते थे। तो जहाँ पे वो गए, वो सारे लोग जहाँ पे गए और जहाँ पे वो सेटल हो गए, हमेशा के लिए वहाँ पे रह गए, मैं हमेशा के लिए नहीं लेकिन कुछ दिन के लिए यदि वो रहा वहाँ पे, कुछ दिन या फिर हमेशा के लिए भी रह गया, तो उस जगह को कहा जाता था जनपद। कहानी समझ में आ गया। तो कोई पूछे कि मतलब जनपद का मतलब क्या है, सिंपल से बताना कि लोग उस समय पे मूव करते रहते थे, इधर से उधर वो लोग जाते रहते थे। क्यों जाते रहते थे? भोजन के तलाश में। तो इधर से उधर वो लोग हमेशा मूव करते रहते थे। तो जहाँ पे वो गए और वहीं पे यदि वो सेटल हो गए, तो उस जगह को कहा जाता था जनपद। ठीक है, जनपदा या फिर जनपद आप दोनों बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। द राजाज हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइसेस वे आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड राजाज ऑफ जनपदा रेदर देन जनाज। तो बताइए, लोगों ने एक जगह पर इकट्ठा होकर रहना स्टार्ट किया, तो उन सारे लोगों का एक मुखिया भी तो होगा, हेड भी तो होगा, हेड मतलब मुखिया भी तो होगा, और उसी मुखिया को बाद में क्या कहा जाने लगा? राजा कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? राजा। मतलब हुआ क्या होगा, उसके पास थोड़ा धन संपत्ति ज़्यादा आ गया होगा, पावर ज़्यादा आ गया होगा, तो लोगों ने उनको अपना क्या मान लिया? राजा मान लिया। तो बताओ, वो राजा आदमी का राजा है या उस पूरे एरिया का राजा है? पूरे एरिया का राजा है वो। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि द राजाज हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइसेस। बिग सेक्रीफाइसेस का मतलब वो आदमी जो कि बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ करवाते थे, बहुत बड़े बड़े हवन कुंड करवाते थे, उन्होंने, वो बेसिकली क्या बन गए? राजा बन गए। किसके? उन्हीं सारे लोगों के वो राजा बन गए। तो ऐसे ही उस समय पे चलता था। मतलब सिंपल सा है, जैसे आप इसको सपोज करो ऐसे कि सपोज करो कि एक जगह पे 1000 लोग रहना स्टार्ट कर दिए, एक जगह पे 1000 लोग रहना स्टार्ट कर दिए, और उन 1000 लोगों में से जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस का मतलब पूजा पाठ हवन कुंड, है ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा वैसा होगा वही तो सब चीज़ कर पाएगा। तो जो आदमी ऐसा करेगा उसी को क्या मान लिया गया? राजा मान लिया गया। ठीक है, तो वो राजा केवल एक आदमी का नहीं होता था, बल्कि वो राजा पूरे लोगों का राजा था वो, है ना, मतलब उस पूरे इलाके का वो राजा बन जाता था। आगे बढ़ते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद्स। तो जब बहुत समय बाद, आज के टाइम के यदि हम लोग बात करें, तो जब आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट का मतलब कौन? वो लोग जो ज़मीन को खोद के कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, है ना, खोजते रहते हैं, खोजबीन करते रहते हैं कि ज़मीन के नीचे पहले क्या था, आज यदि कोई चीज़ मिला है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे बहुत सारे जगह मिले हैं हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ से ये हम लोगों को पता लगता है कि यहाँ पे जनपद रहा होगा, मतलब यहाँ पे काफ़ी लंबे समय पहले एक लोगों का ग्रुप रहा होगा जिसका एक राजा भी रहा होगा। ठीक ना। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स। तो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो ज़मीन को खोद के खोजबीन करते रहते हैं, उनको कई सारे ऐसे जगह मिले हैं जिनसे ये देख के पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय पहले बहुत बड़े लोगों का ग्रुप रहता होगा। इन दिस जनपद सच एज, जैसे जैसे पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। तो वहाँ पे भी ये देखने को मिला है कि यहाँ पे भी काफ़ी लंबे समय पहले लोगों का एक ग्रुप रहता होगा, यानी कि जनपद यहाँ पे भी सेटल हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद हस्तिनापुर नियर मेरठ कहाँ पड़ता है? ये यूपी में। तो यूपी में एक जगह है मेरठ, और मेरठ के अंदर पड़ता है आपका हस्तिनापुर। तो वहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिला है, जनपद, जब बाद में खोज किया गया। उसके बाद अतरंजी खेड़ा, जो कि लगभग ईथ के बगल में है। ईथ कहाँ पड़ता है? वो भी आपका यूपी में ही पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज से बहुत समय पहले लोग ग्रुप बना के एक जगह पे रहते थे, उनको हम लोगों ने बोल दिया जनपद, और उसका एक राजा भी हुआ करता था। तो इसका कुछ कुछ एविडेंस, कुछ कुछ जो सबूत है वो हम लोगों को आज मिलता है। तो हम लोग आइडिया लगाते हैं कि पहले के टाइम पे लोग ग्रुप में रहते थे, यानी कि जनपद बना के रहते थे, और उनका एक राजा भी हुआ करता था। तो ऐसे हम लोगों को आइडिया मिलता है आज। तो ये सब चीज़ सबूत मिले हैं कई सारे, तभी तो हम लोग बता पा रहे हैं कि उस समय पे लोग ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे। आगे दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ट्स। और क्या पता चला? उस समय पे जो जनपद थे, मतलब लोग जो ग्रुप में रहते थे, तो कहाँ रहते थे?
झोपड़ी में रहते थे। कहाँ रहते थे? झोपड़ी यानी कि हर्ट्स में। एंड केप्ट केटल, यहाँ तक कि वो लोग जानवर भी रखते थे अपने पास, एज वेल एज अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवर भी अपने पास रखते थे। कहने का मतलब है कि लोग आराम से झोपड़ी बना के, लोगों का पूरा ग्रुप हुआ करता था, पूरा गांव बसा हुआ करता था, लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, यानी कि जनपद बना के रहते थे झोपड़ी में, और वो लोग अपने पास जानवर वगैरह भी पालते थे। समझ में आ रही है बात? आगे दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यहाँ तक कि वो लोग फसल भी उगाते थे। सोचो, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, शीशम एंड मस्टर्ड। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के फसल हैं, जो खेत हैं, जो कि वो लोग खेती करते थे। ठीक है, आगे जैसे राइस का, व्हीट का, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, शीशम, मस्टर्ड, इन सभी का वो लोग खेती करते थे। आगे दे मेड अर्थन पॉट्स, यहाँ तक कि वो लोग मिट्टी का घड़ा भी बनाते थे, मिट्टी का बर्तन भी बनाते थे, है ना, ताकि उसमें कोई चीज़ इस्तेमाल किया जा सके। तो दे मेड अर्थन पॉट्स, सम ऑफ दीज वेयर ग्रे इन कलर, अदर्स वेयर रेड। तो कुछ जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे वो ग्रे कलर के हुआ करते थे, और ज़्यादातर जो है वो रेड हुआ करते थे। रेड कैसे होता होगा जरा सोचो, उसको आग में पकाया जाता होगा तभी वो लाल हो जाता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आज आप देखते होगे लाल ईटा, तो लाल ईटा कैसे हो गया? अपने आप हुआ क्या? नहीं, उसको पकाया जाता है, आग में उसको पकाया जाता है। तो वहाँ पे हम लोगों को ये पता चला, जब हम लोगों ने ज़मीन को खोदा ये सब, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिले हैं। तो हम लोगों को ये आइडिया मिल गया कि उस समय के लोग जानवर भी पालते थे, झोपड़ियों में रहते थे, खेती भी करते थे, यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन वगैरह भी वो लोग बनाते थे, जो कि ग्रे और रेड कलर का मिला है। आगे पॉट्स हैड यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। वो जो पॉट मिलता था, जो घड़ा मिलता था, उस घड़े में ज़्यादातर यदि आप देखोगे तो सिंपल पैटर्न बना रहा था, सिंपल लाइन। जैसे आज भी एग्जाम्पल के तौर पे गर्मी के टाइम पे, समर सीजन में आप घड़े का यदि आप इस्तेमाल करते होंगे आज भी, तो घड़े के ऊपर देखना कई सारे पैटर्न बने रहते हैं, है ना, पैटर्न, लाइन खिंचा हुआ रहेगा, सर्कल बना रहेगा, रेक्टेंगल बना रहेगा, फूल बना रहेगा, इस प्रकार का। तो उस समय के टाइम पे जो घड़े मिले हैं, जो घड़ा मिला है मिट्टी का, उसके ऊपर भी सिंपल लाइंस मिला है बना हुआ। ज्योमेट्रिक पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न का मतलब हो गया सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, तो ये सब प्रकार के पैटर्न उस पर देखने को मिले हैं। ऐसा क्यों करते होंगे लोग? ताकि उसका खूबसूरती बढ़ जाए और वो देखने में अच्छा लगे। अगला है हमारा, इसमें एक नया इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, पेंटेड ग्रे वेयर। ये पेंटेड ग्रे वेयर क्या था समझो। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोर्ट्री फाउंड एट दीज साइट्स इज नॉन एज पेंटेड ग्रे वेयर। इस प्रकार के जगहों पर जब हम लोगों ने रिसर्च किया, खोदा जमीन को, तो पता चला कि घड़ा तो है, अधिकतर घड़ा एक जैसा है, लेकिन कुछ घड़ा ऐसा है जो कि बड़ा स्पेशल है ना, मतलब कुछ घड़ा जो है बाकी सारे घड़ों से अलग है, मतलब वो घड़ा, वो मिट्टी का जो घड़ा है वो बिल्कुल अलग है। तो उसको हमने क्या बोल दिया है? पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, ये उस घड़े का नाम है, ये उस घड़े का नाम हमने रखा घड़ा का, जो बिल्कुल सबसे अलग था, बाकी सबसे अलग था ये। ठीक ना, तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक जनपद समझ में आ गया। तो अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि बोलो जनपद का मतलब क्या है, तो सिंपल सा आप क्या बोलेंगे? जनपद का सिंपल सा मतलब है कि उस टाइम पे, आज से बहुत समय पहले, जब लोग एक जगह पर इकट्ठा ग्रुप बना के रहते थे, तो उसी जगह को हमने क्या बोल दिया? जनपद बोल दिया। और उस पूरे गांव का एक क्या हुआ करता था बताओ? एक राजा हुआ करता था। कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए, तो जनपद का मतलब हमारा ये हो गया। तो जनपद का सिंपल सा मतलब आप ये समझना, कुछ लोग एक जगह पे रहेंगे, सब अपना अपना झोपड़ी बना के रहेगा, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? छोटा सा गांव कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो जनपद का मतलब एक छोटा सा गांव, जहाँ पे कुछ लोग रहते थे अपने अपने झोपड़ियों को बना के। और वहाँ से क्या क्या मिला है हम लोगों को आज के टाइम पे, ये भी आपने समझ लिया यहाँ पे, है ना। क्या क्या हम लोगों को सबूत मिला है कि उस समय के लोग क्या क्या करते होंगे? तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जानवर पालते थे, है कि नहीं, खेती भी करते थे वो लोग। तो ये सब चीज़ हम लोगों को सबूत आज पता चलता है कि उस समय पे जो लोग जनपद में रहते थे, यानी कि गाँव बना के रहते थे, वो लोग इस प्रकार के कामों को करते थे। अब जब आपने जनपद समझ लिया, तो अब आप समझ लो कि महाजनपद क्या होता है। जनपद का नेक्स्ट वर्जन क्या हो जाएगा फिर बताओ? महाजनपद। मतलब जनपद छोटा और महाजनपद का मतलब हो गया उससे बड़ा। तो इसमें क्या नया बात है वो समझो जरा।
About 2500 years ago, some Janpads became more important than other and were known as Mahajanpad. Most Mahajanpad had a capital city. Many of these were fortified. This meant that huge walls of wood, brick or stone were built around them. अब देखो होता क्या था, इसको ना थोड़ा सा आप ऐसे समझिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा। जनपद का मतलब अभी तुरंत आपने समझा, एक छोटा सा गांव जहाँ पे कुछ लोग रहेंगे, अपने झोपड़ी को बना के जानवर पालेंगे, खेती बाड़ी भी वो लोग अपना करेंगे, है ना। अब क्या आपको लगता है कि ऐसा जनपद यानी कि ऐसा गांव एक दो हुआ करता था? बस नहीं, कई सारे हुआ करते थे। एक इधर है तो एक उधर है, एक इधर है एक उधर है, इस प्रकार के अलग अलग जगह पे कई सारे गांव बने रहते थे, यानी कि जनपद बना रहता था। अब उन्हीं सारे जनपद में कुछ जनपद जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया। इम्पोर्टेंट बन गया मतलब हो गया कि उस जनपद में कई सारे अच्छे अच्छे तरक्की हो गए। तो बताओ वो जनपद सब जनपद से आगे बढ़ेगा कि वो पीछे रह जाएगा? आगे बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब जनपद बहुत सारे थे, बहुत सारे छोटे छोटे गांव थे, लेकिन उन बहुत सारे गांवों में से कुछ ऐसे गांव थे, कुछ ऐसे जनपद थे जो कि काफ़ी आगे निकल गए। आगे निकल गए मतलब वो बहुत अमीर हो गया वो जनपद, वो गाँव, वो लोग, वहाँ के लोग काफ़ी अमीर हो गए, काफ़ी वो लोग आगे बढ़ गए जीवन में। तो उसको हमने क्या बोल दिया? महाजनपद बोल दिया। तो महाजनपद का मतलब क्या है? जनपद ही क्या बन गया आगे चल के? महाजनपद बन गया। लेकिन महाजनपद वो कैसे बना? ऑब्वियस सी बात है, उसका एरिया क्या हो गया होगा? बड़ा हो गया होगा, वहाँ के लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए होंगे, अमीर हो गए होंगे बाकी सारे जनपद के मुकाबले, है कि नहीं। तो यदि कोई जनपद यानी कि कोई गांव के पास ज़्यादा पावर आ गया, वो गांव थोड़ा सा और एक्सपेंड कर गया, दूर तक फैल गया, तो वही जनपद को हम लोगों ने क्या बोल दिया? महाजनपद बोल दिया। महाजनपद मतलब थोड़ा सा क्या समझना है आपको, जनपद क्या हो चुका है? अब बड़ा हो चुका है। बड़ा किस मायने में होगा? लोगों का संख्या बढ़ गया, है कि नहीं, जानवर बढ़ गया, खेती बाड़ी बढ़ गया, वहाँ के लोग अब ज़्यादा अमीर हो गए। तो जो जनपद पहले छोटा हुआ करता था वही अब क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो उसको हमने क्या बोल दिया? महाजनपद बोल दिया। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। अब बताओ, यदि इतना बड़ा आपका गांव अब इतना बड़ा बन गया है, जो कि पहले जनपद था अब वो महाजनपद हो गया, तो उसका एक कैपिटल सिटी भी हुआ करता था। कैपिटल सिटी मतलब राजधानी। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, हमारा बिहार, बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, तो बिहार का कैपिटल हमारा क्या है? पटना, है कि नहीं। और पटना से ही सारा हमारा काम होता है पूरे बिहार में, पटना से ही हमारा पूरा बिहार चलता है। वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ। जो जनपद महाजनपद बन गया यानी कि वो बहुत बड़ा बन गया, तो उसका क्या होने लगा? एक कैपिटल सिटी होने लगा। मतलब कि यहीं से पूरे महाजनपद पे क्या किया जाएगा? नज़र रखा जाएगा और उसको कंट्रोल किया जाएगा। समझ में आ गया बात? जैसे हमारा इंडिया, इंडिया का कैपिटल कहाँ है? दिल्ली है। दिल्ली से ही पूरे इंडिया पे नज़र रखा जाता है, दिल्ली से ही पूरे इंडिया को चलाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हुआ। तो जो जनपद बहुत बड़ा बन गया उसको हमने महाजनपद बोल दिया, और जब वो बहुत बड़ा हो गया है तो उसका क्या होगा? एक कैपिटल सिटी भी होगा, एक राजधानी होगा, जो कि वहीं से बैठ के पूरे महाजनपद पे नज़र रखेगा, पूरे महाजनपद को चलाएगा। ठीक है, आगे। मैनी ऑफ दीज वेर फोर्टिफाइड। और बहुत सारे महाजनपद को फोर्टिफाइड कर दिया गया, मतलब उसको बड़े बड़े दीवारों से घेर दिया गया। आप इसको ऐसे समझिए, सपोज करिए कि एक महाजनपद बहुत बड़ा है, एक महाजनपद बहुत बड़ा है, तो उसको क्या कर दिया गया? पूरे तरफ, मतलब चारों तरफ से उसको बाउंड्री से घेर दिया गया था। अच्छा, जब जरा इमेजिन करो कि उस महाजनपद को क्यों घेरा गया होगा? उस महाजनपद को क्यों घेरा गया होगा? दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वेर बिल्ट अराउंड देम। तो मेरा सवाल है कि इन सारे महाजनपद को फोर्टिफाइड कर दिया गया, मतलब उसको घेर दिया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक महाजनपद को घेरने का मतलब है कि वो अब क्या हो चुका है? धीरे धीरे पावरफुल हो गया है, बहुत आगे निकल गया है। तो दूसरा महाजनपद क्या कर सकता है? उसके ऊपर अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, और उसके सारे लोगों को अपने कब्जे में कर सकता है, वहाँ पे जितने भी संपत्ति वगैरह सब अपने कब्जे में ले सकता है। तो जब एक जनपद बहुत बड़ा बन गया, मतलब जब एक जनपद महाजनपद बन गया, तो उसके पास पावर ज़्यादा आ गया, पैसा ज़्यादा आ गया, जानवर ज़्यादा हो गया, खेती बाड़ी उसमें ज़्यादा होने लगा। तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे महाजनपद का, उन्होंने अपने एरिया को घेरना स्टार्ट किया, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाने स्टार्ट किए, मोटे मोटे बाउंड्री, ताकि हमारा एरिया सबसे क्या रहे? सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, कोई इसके ऊपर जल्दी हमला
ना कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किस चीज़ का दीवार बनाएगा चारों तरफ? लकड़ी का, ब्रिक का, यानी कि लकड़ियों का, ईंटों का, पत्थरों का, इस प्रकार के चीज़ों का दीवार बना के उसको अपने महाजनपद को घेर दिया गया ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके, दूसरा कोई हमारे ऊपर हमला ना कर सके। तो अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ क्या रीजन था फोर्टिफाइड करने का, फोर्टिफाइड करने का मतलब उसके चारों तरफ दीवार बनाने का क्या रीजन था? तो दो रीजन है, ध्यान से रखना है। टू शो द रिचनेस, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द महाजनपद। पहला जो कारण है अपने एरिया को यानी कि अपने महाजनपद को घेरने का, वो है अपना रिचनेस दिखाना कि हम कितना ज़्यादा अमीर हैं। उसके बाद है पावर, यानी कि पावर को भी दिखाना कि हम कितने पावरफुल हैं। एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द महाजनपद, और महाजनपद का प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का सिंपल सा मतलब हुआ कि हमारा महाजनपद काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी अच्छा है बाकी सबसे। ठीक, तो पहला कारण महाजनपद को घेरने का क्या निकला? महाजनपद को पहला कारण घेरने का यानी कि उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाने का जो पहला कारण था वो था अमीरी दिखाना कि हमारा जनपद क्या है, मतलब हमारा जो महाजनपद है वो बहुत अमीर है। दूसरा पावर दिखाना कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं हम। और तीसरा प्रोस्पेरिटी दिखाना, मतलब कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक ना, निकल गया मतलब हम बहुत पावरफुल हैं, हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण क्या था अपने महाजनपद को घेरने का? टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर किंग्स। दूसरे महाजनपद के राजा हमारे महाजनपद पे हमला ना कर सके, इसके लिए क्या कर दिया गया? पूरे बाउंड्री से महाजनपद को घेर दिया गया। ठीक है, तो ये दो कारण आपको ध्यान में रखना है। अगला है द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजली बाय द किंग। अब जरा इमेजिन करो, आप बहुत बड़ा आपका गांव है, महाजनपद है, उसमें आप कई सारे लोग रहते हैं, जानवर भी हैं उसके अंदर, फसल भी होता है, काफ़ी अच्छा होता है सब कुछ। तो ज़रा इमेजिन करो कि उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है, तो बताओ राजा के लिए कंट्रोल करना आसान होगा अब या हार्ड होगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि उस राजा को पता है कि इस एरिया के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हैं? हमारे लोग हैं। किससे कितना टैक्स लेना है ना, किधर क्या काम करना है नहीं करना है, उसको रूल करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो महाजनपद के चारों तरफ बाउंड्री बनाने से सुविधा और किसको हुआ? राजा को हुआ रूल करने में। क्यों रूल करने में राजा हुआ? क्योंकि राजा आराम से बता सकता था कि इतना दूर तक मेरा बाउंड्री है, मतलब ये हमारा इलाका है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग भी हमारे हैं, और उन लोगों के ऊपर क्या टैक्स लगाना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ वो डिसाइड करते थे अपना। तो उस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रहेंगे वो सारे लोग किसके हैं? राजा के हैं। उसके ऊपर रूल करना आसान होगा। ठीक ना, और कौन बाहर जाएगा बाउंड्री के, कौन अंदर जाएगा, ये भी करना बहुत अब ईजी हो गया था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेर प्रोवाइडेड टू मेक ह्यूज वॉल वॉल। तो हुआ क्या? इतना बड़ा आपको एरिया में बाउंड्री बनाना है, तो क्या लगता है राजा बनवाया, मतलब राजा बनाया होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो राजा के लिए बहुत सारे लोगों ने बड़े लेवल पे काम किया, तब जाकर उतना बड़ा महाजनपद को बाउंड्री से घेरा गया। समझ रही है बात? आप इसको ऐसे समझिए, आज कहीं पे भी एयरपोर्ट होता है यानी कि हवाई अड्डा होता है, तो उसके चारों तरफ क्या देखते हैं आप? बड़े बड़े दीवार देखते हैं, ताकि कोई भी आदमी बाहर से एयरपोर्ट के अंदर ना जा सके, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ होता है। तो इतना बड़ा दीवार बनाने में क्या लगता है आपको? टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। क्या लोगों की संख्या कम लगा होगा या ज़्यादा लगा होगा? ज़्यादा लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जब इतने बड़े महाजनपद को घेरने के लिए जब बाउंड्री बनाया गया होगा, तो कई सारे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, इन सभी को काम पे लगाया गया था राजा के द्वारा कि सब चलो और सब हमारे लिए काम करो, अपने बाउंड्री को घेरो, बाउंड्री बनाओ। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब हुआ क्या? उस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग आएंगे, उस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सारे लोग राजा के होंगे। अपने आर्मी को भी मेंटेन करना राजा के लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मतलब कहाँ पे कितना आर्मी रहेगा बाउंड्री के अंदर, वो सब वो डिसाइड कर पाएगा अपना। तो कहने का मतलब है कि जब महाजनपद के चारों तरफ बाउंड्री घेर दिया गया, तो राजा को काफ़ी आसान हो गया रूल करना, है ना, अपने आर्मी को मेंटेन करना, टैक्स लेना, सब कुछ आसान हो गया। हाँ, दीवार बनाने में जो खर्चा लगा वो कौन देगा?
दीवान बनाने में जो खर्चा लगा होगा वो राजा देगा, ठीक है। मतलब कि देखो, राजा के लिए काम कौन कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों को जो पेमेंट मिलेगा वो कौन देगा, राजा देगा, ठीक है ना। लेकिन दीवार बनाने में जो सामान इस्तेमाल होगा वो सामान किसका होगा, राजा का ही होगा ना भाई। वो कहीं से वो सामान ले सकता है उस बाउंड्री के अंदर से, तो जहाँ तक उसका बाउंड्री है वो सब किसका इलाका है, राजा का ही है। तो वो कहीं से भी ईंटा ले लेगा, कहीं से भी पत्थर ले लेगा, कहीं से भी लकड़ी ले लेगा। तो लकड़ी वगैरह, पत्थर वगैरह, ये सब राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि उतने बड़े दीवार को बनाना है और उस दीवार को बनाने में जितने भी लोग काम करेंगे उनको पेमेंट भी देना है, ठीक ना। लेकिन पेमेंट देता कौन था उन सबको, राजा देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और भाई राजा है तो राजा के पास अपना क्या होगा, खुद का आर्मी भी तो होगा। क्या पता यदि कल जो आके कोई हमला कर दिया तो हम भी तो हमला कर सके। तो हमला करने के लिए राजा अपने पास बहुत बड़ा आर्मी भी रखता था और उन सारे आर्मी के लोगों को क्या देते थे, वो टाइमली सैलरी भी देते थे, नहीं तो कोई भी आपके लिए काम क्यों करेगा, है कि नहीं। आज भी आप देखो इंडिया में जितने भी लोग हमारे लिए काम करते हैं, मतलब जितने भी लोग आर्मी में हैं, उन सभी को सरकार क्या देती है, सैलरी देती है, पैसा देती है कि नहीं। तो वही चीज़ वहाँ पे भी हो रहा था कि आर्मी को इतने बड़े सोल्जर्स यानी कि आर्मी रखते थे राजा अपने पास, तो वो सब राजा के लिए काम करते थे, राजा के लिए लड़ाई लड़ते थे, राजा के लिए अपना जान भी दे देते थे। तो उन सबको राजा बदले में क्या देता था, पैसा, है ना। हर साल उनका आर्मी बिल्कुल मेंटेन होता था। आर्मी को कितना सैलरी बढ़ाना है, कितना घटाना है, ये सब राजा बैठ के डिसाइड करता था। मतलब आर्मी को प्रॉपर सैलरी मिलता था, तभी जाकर आर्मी राजा के लिए अच्छी तरीके से काम करता था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला, पेमेंट्स वेयर मेड यूजिंग पंच मार्क्ड क्वाइंट्स। और जो राजा पेमेंट देता था, जो सैलरी देता था आर्मी को, सैनिकों को, वो किस हिसाब से देता था, सिक्कों के रूप में, सिक्का। और वो सिक्का कैसा होता था पता है, पंच मार्क। पंच मार्क का मतलब होता है एक सिक्का होगा, उसके ऊपर राजा का क्या रहेगा, मोहर लगा हुआ रहेगा। जैसे पहले क्या होता था ना, कोई भी राजा है तो वो अपने यहाँ पे कोई सिक्का चलाएगा तो उस सिक्के के ऊपर उसका फोटो बना रहता था, समझा रही है बात। तो वही चीज़ यहाँ पे चलता था। तो आर्मी को यानी कि सैनिकों को जो सैलरी मिलता था, वो राजा सैलरी देता तो था, लेकिन किस रूप में देता था, सिक्के के रूप में, है ना। मन क्या सोना का सिक्का दे देना है, सोना का सिक्का दे दिया, चांदी का सिक्का देना, चांदी का सिक्का दे दिया। लेकिन उस सिक्के के ऊपर क्या रहता था, पंच रहता था, पंच मार्क रहता था। पंच मार्क का मतलब उसके ऊपर मोहर लगा रहता था। किसका मोहर, राजा, कई बार राजा के फोटो का, मतलब कई बार राजा का उसमें फोटो ही बना रहता था सिक्के के ऊपर, ठीक ना। तो इस तरीके से पूरा कहानी हमारा चलता था। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अगला है हमारा टैक्सेस। अब हम लोग ये देखेंगे कि राजा टैक्स कैसे लेता था, है कि नहीं, राजा टैक्स कैसे लेता था। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को टैक्सेस के बारे में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा था महाजनपद के बारे में। आपको पता है जनपद, महाजनपद क्या था। अच्छा, उसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था जनपद के बारे में। देखो थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जनपद का सिंपल सा मतलब था छोटा सा गांव, है ना, जिसका एक छोटा सा मुखिया होता था, मतलब एक छोटा सा राजा आप कह लो। जब वही गांव धीरे धीरे पावरफुल बनता चला गया, फैलता चला गया, तो उसी जनपद को हमने क्या कह दिया, महाजनपद बोल दिया। और महाजनपद का जो राजा होता था वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में जो एरिया आता था वो बहुत बड़ा एरिया आता था, कई सारे गांव इसके अंदर में आ जाते थे। तो महाजनपद का अपना एक कैपिटल सिटी होता था, हाँ या ना, हम लोगों ने पढ़ा था। कैपिटल सिटी मतलब महाजनपद एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, लेकिन उस बड़े से एरिया को एक जगह से कंट्रोल किया जाता था। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि अपने इंडिया का यदि आप देखोगे तो इंडिया का कैपिटल हमारा क्या है, दिल्ली, है ना। तो पूरे इंडिया पे जो नज़र रखा जाता है वो कहाँ से रखा जाता है, दिल्ली से रखा जाता है। तो उसी तरीके से जनपद अब क्या बन चुका है, हमारा महाजनपद बन चुका है। तो महाजनपद बहुत बड़ा एरिया है, तो राजा को अपना एक कैपिटल सिटी चाहिए होगा। कैपिटल सिटी का मतलब हो गया एक जगह जहाँ से पूरे महाजनपद पे नज़र रखा जा सके। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जनपद और महाजनपद। आगे बात करेंगे हम लोग, आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा टैक्सेस। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज
दे नीडेड मोर रिसोर्सेज सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। अब देखो, हमने कल पढ़ा था कि जो महाजनपद है वो अब क्या कर रहा था, अपने एरिया को बाउंड्री से घेर रहा था। हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्यों घेर रहा था? ताकि अपने एरिया पे रूल करना आसान हो जाए, है ना, अपने पावर को शो किया जा सके और दूसरे राजा हमारे एरिया पे हमला ना कर सके। इन्हीं कारणों के वजह से महाजनपद का जो राजा हुआ करता था वो अपने एरिया को बाउंड्री से घेर लेता था। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि महाजनपद में राजा बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग को बनवा रहा है ना, ताकि वो खुद रह सके, उसके आर्मी रह सके। इतने बड़े बड़े वो दीवार बना रहा है अपने महाजनपद के चारों तरफ और इतना बड़ा वो आर्मी मेंटेन कर रहा है। तो बताइए, क्या इन सभी चीज़ों को करने के लिए उनको पैसे का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, है ना। मतलब महाजनपद जो है, महाजनपद का जो राजा है वो अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, महाजनपद के अंदर अलग अलग किला बना रहा है, अलग अलग शानदार शानदार बिल्डिंग बना रहा है, ताकि उसमें वो खुद रह सके, अपने फैमिली को रख सके और सबसे बड़ी बात अपने आर्मी वगैरह के लिए भी वो किला वगैरह बना रहा है। तो अब महाजनपद के अंदर इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है ना, इतने बड़े आर्मी काम कर रहे हैं महाजनपद के राजा के लिए, तो बिल्डिंग बनेगा, पैसा उसमें भी खर्च होगा। महाजनपद का जो राजा है वो चारों तरफ दीवार बनवा रहा है, तो उसमें भी पैसा खर्च होगा। इतना बड़ा आर्मी है राजा के पास, तो उस आर्मी को पैसा भी देना है टाइमली। तो ये सब पैसा कहाँ से आता होगा राजा के पास? आप जरा इमेजिन करो, क्या वो अपने घर से देता होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो राजा टैक्स वसूलता था। क्या वसूलता था? टैक्स वसूलता था, मतलब पैसा वसूलता था लोगों से। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स बोलेंगे, ठीक है। तो आइए और देखते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहा था, इतना बड़ा दीवार बना रहा था, इतने बड़े आर्मी को सैलरी दे रहा था वो, तो वो सारा पैसा आ कहाँ से रहा था? उसके अपने घर से? बिल्कुल भी नहीं। उसके महाजनपद में जितने भी लोग रहते थे उनसे वो क्या करता था? टैक्स इकट्ठा करता था और उसी टैक्स के पैसे से सारे लोगों को, मतलब आर्मी में जो लोग थे उनको सैलरी देते थे, बिल्डिंग बनाते थे, इतने बड़े बड़े दीवार बनाते थे महाजनपद के चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर फार्मर्स। उस समय पे सबसे ज़्यादा टैक्स किस चीज़ पे लिया जाता था? क्रॉप्स पे, यानी कि फसल पे। क्यों भाई? क्योंकि उस समय पे खेती ही सबसे ज़्यादा होता था। जैसे आज आप देखते हैं, आज स्कूल है, आज कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पुलिस है, पोस्ट ऑफिस है, कई सारे आज ऑफिसेस हमारे पास हैं, कई सारे स्कूल हैं। लेकिन क्या ये सब चीज़ पहले था? नहीं। पहले क्या था? पहले ज़्यादातर तो खेती बाड़ी होता था। तो राजा ज़्यादातर जो टैक्स लेते थे वो किससे लेते थे? किसानों से लेते थे। और टैक्स भी किस पे लेगा? अनाज के ऊपर लेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उगा क्या रहे हैं? अनाज उगा रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा, और मतलब सबसे ज़्यादा जो टैक्स वसूला जाता था वो किस पे वसूला जाता था? क्रॉप्स पे, फसल पे। क्योंकि उस समय पे ज़्यादातर लोग क्या थे? किसान थे और ज़्यादातर लोग खेती करते थे। अब टैक्स भी वसूलने का एक अलग ही तरीका था। टैक्स का जो नाम है यहाँ पे उसको हम लोग भागा और शेयर बोलते थे। या तो आप उसको भागा बोल लो या फिर आप उसको शेयर बोल लो। ये टैक्स का नाम है। इसमें क्या होता था अब वो समझो आप, बहुत ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या था कि द फार्मर्स वेयर रिक्वायर्ड टू पे 1/6 ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज टैक्स। दिस वॉज नॉन एज भागा और अ शेयर। होता क्या था ना, आप इसको ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक किसान हैं, हमने अपने खेत में 6 बोरी अनाज को उपजाया। मतलब मेरे खेत में कितना अनाज हुआ? 6 बोरी। तो राजा ये बोलता था कि देखो यार, तुम्हारे यहाँ पे ना, तुम्हारे खेत में 6 बोरी अनाज हुआ है, तो 6 बोरी अनाज में से 1 बोरी अनाज क्या कर दो, हमको दे दो। किसके रूप में? टैक्स के रूप में। समझ में आ रहा है बात? तो इसी को हम लोग कहते हैं भागा, या फिर आप इसी को शेयर भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ, महाजनपद के जो राजा थे वो टैक्स के रूप में क्या लेते थे? अनाज लेते थे। कितना लेते थे? 1/6 लेते थे। 1/6 का मतलब हुआ कि यदि 6 बोरी अनाज है तो 6 बोरी में से 1 बोरी अनाज कौन ले लेगा? राजा ले लेगा टैक्स के रूप में, कि भैया हमको टैक्स दो। और टैक्स उस समय पे क्या चलता था? अनाज ही चलता था, पैसा तो उस समय पे था नहीं हमारा। ठीक है, तो यही तरीका था उस समय पे टैक्स राजा इकट्ठा करने का। मतलब राजा टैक्स इसी तरीके से इकट्ठा करता था। कहानी समझ में आ गया?
अब यदि कोई पूछ दे कि बताओ राजा टैक्स क्यों इकट्ठा करता था, तो सिंपल सी बात है, उसके पास इतना बड़ा आर्मी है, उसको पैसा देना है, इतना बड़ा वो बिल्डिंग बना रहा है, उसको पैसा देना है, तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा, है कि नहीं? और टैक्स भी ले रहा है किस रूप में राजा? अनाज के रूप में ले रहा है। फिर वो राजा क्या करेगा? उस अनाज को बेच देगा, उसका पैसा मिल जाएगा, है ना? तो ऐसे चलता था। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि सर जब राजा को टैक्स ही लेना है तो रुपया ले लेता, अनाज क्यों ले रहा है? अनाज इसलिए ले रहा है क्योंकि उस समय पे ज़्यादातर लोग क्या देना चाहते थे? अनाज देना चाहते थे, क्योंकि उस समय पे ज़्यादातर खेती होता था, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो भागा और शेयर क्या था? टैक्स का तरीका था, जिसमें कितना टैक्स लिया जाता था? 1/6, मतलब 6 बोरी का अनाज का 1 बोरी अनाज जाके राजा को दे दो टैक्स के रूप में। अगला है हमारा देयर वे टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। यहाँ तक के जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, क्राफ्ट पर्सन का मतलब, हाँ, क्राफ्ट पर्सन का मतलब हो गया जो चौकी बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, है ना? इन प्रकार के चीज़ों को, जो अलमीरा जो बनाते हैं, है ना? हाँ, टेबल बेंच डेस्क जो भी है, इस प्रकार के लोगों से भी टैक्स लेते थे राजा। किस रूप में? बोलते थे कि देखो यार, तुम क्या करते हो, तुम पलंग कुर्सी चौकी टेबल डेस्क टेबुल ये सब बनाते हो, तो तुमसे हम टैक्स नहीं लेंगे। तुम क्या करोगे? हमारे यहाँ पे आके हमारे लिए टेबल कुर्सी बना देना, वही तुम्हारा टैक्स हो जाएगा। तो इससे क्राफ्ट पर्सन भी खुश, राजा भी खुश। तो राजा टैक्स इससे भी ले रहा है, लेकिन किस रूप में? लेबर के रूप में। लेबर मतलब मेहनत करवा ले रहा है। राजा बोलेगा कि देखो हमको ना 10 पलंग का ज़रूरत है, तो तुम हमारे यहाँ पे आना और 10 पलंग बना देना, तो वही तुम्हारा टैक्स हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बताओ, क्राफ्ट पर्सन को अपने घर से कुछ देना पड़ा या फिर केवल अपना मेहनत देना पड़ा? उसको बस मेहनत देना पड़ा। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि चाहे आदमी कोई भी हो, टैक्स सभी को देना पड़ेगा। कोई टैक्स देता था अनाज के रूप में, एग्जाम्पल किसान, और कोई टैक्स देता था लेबर के तौर पे, यानी कि मेहनत के तौर पे। ऐसे हमारा पूरा सिस्टम चलता था। समझ में आ रहा है बात? तो किसान देता था अनाज के रूप में टैक्स, कितना? 1/6। इसी टैक्स का नाम क्या बोला गया है? भागा, या फिर आप उसको शेयर भी बोल सकते हैं। क्राफ्ट पर्सन किस रूप में टैक्स देता था? लेबर के तौर पे, मेहनत के तौर पे। राजा बोलेगा कि देखो यार, टैक्स तो हम तुमसे भी लेंगे, लेकिन तुम क्या करना, मेरे यहाँ पे ना आके 10 कुर्सी बना देना, 10 पलंग बना देना, लकड़ी वगैरह सब मेरा रहेगा, लेकिन तुम बस बना देना आगे। तो ये हो गया उसका टैक्स, ठीक है ना? अगला फॉर एग्जाम्पल हमारा अगला देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर और अ स्मिथ हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। अब जैसे मान लीजिए एक वीवर है। वीवर का मतलब क्या होता है? जो कपड़ा वगैरह बुनता है, जो कपड़ा बनाता है। इससे टैक्स राजा किस रूप में लेगा? कपड़ा बनवा के। बोलेगा कि देखो यार, हमको ना बड़ा एक फैंसी सा कपड़ा बनवाना है, तो तुम हमारे लिए बहुत ही फैंसी सा कपड़ा बुन दो। तो वीवर के लिए ये हो गया टैक्स। ठीक है राजा साहब, कोई बात नहीं, हम आपके लिए कपड़ा बुन देंगे, है कि नहीं? उसी प्रकार से जो स्मिथ होता था, स्मिथ मतलब सोनार और लोहार। ठीक, चलो बात करते हैं पहले सोनार का। सोनार से किस रूप में टैक्स लेगा? राजा बोलेगा कि देखो यार, मेरे पास ना सोना चांदी बहुत है, तुम क्या करना, आना और मेरी वाइफ के लिए एक अच्छा सा नेकलेस बना देना सोने का, है ना? सिक्का बना देना अच्छा सा, मेरी वाइफ का नेकलेस बना देना, है ना? कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला अच्छा सा सुंदर सा बना देना, यही तुम्हारा टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उससे काम करवाता था। उसी प्रकार से लोहार, लोहार से कैसे काम करवाएगा भाई राजा? हाँ, बोलेगा जैसे मान लो लोहा का कोई भी सामान बनाना है राजा को, तो बोलेगा देखो यार, मेरे यहाँ पे ना लोहा का सामान बनाना है, तुम आके बना देना, यही तुम्हारा हो गया टैक्स। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? राजा हर किसी से टैक्स ले रहा है। जो अनाज देने के लायक है उससे राजा अनाज ले रहा है, जो अनाज देने के लायक नहीं है, अपना वो मेहनत दे सकता है, तो राजा उससे मेहनत करवा ले रहा है कि नहीं? जैसे किसान, उसके पास अनाज है तो राजा उससे अनाज ले लेगा। लोहार अपना मेहनत दे देगा, मेहनत मतलब एक दिन राजा के यहाँ पे जाके काम कर देगा। सोनार जाके एक दिन राजा के यहाँ पे काम कर देगा, अच्छा अच्छा नेकलेस बना देगा उसको उसी के सोने से, है कि नहीं? वीवर उसके लिए कपड़ा बुन देगा। तो कहने का मतलब है कि जिसको जो काम आता है वो अपना काम करके राजा का काम पूरा करेगा, और वही उसके लिए क्या हो गया? उसका टैक्स हो गया। ठीक है, लेकिन किसानों से वो क्या लेते थे? अनाज लेते थे, ठीक है ना? क्योंकि वो अनाज ज़्यादा उगाते थे वो लोग, किसानों का काम ही अनाज उगाना उस समय पे था। आगे बढ़ते हैं, ये कहानी आपको समझ में आ गया। अगला है हमारा हर्डर्स।
were also paid taxes in the form of animals and animal produce। अब हर्डर का मतलब क्या होता है पता है आपको? हर्डर का मतलब होता है जो जानवर को पालते हैं, जो जानवर को पालते हैं उनसे कैसे टैक्स लेता होगा, जरा इमेजिन करो। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि एक आदमी है जिसके पास 100 गाय है, सपोज करो एक आदमी है जिनके पास 100 गाय है, तो राजा क्या बोलेगा, देखो यार टैक्स तो हम तुमसे भी लेंगे, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास गाय ज़्यादा है तो तुम हमको क्या कर दो, 2 को गाय दे दो टैक्स के रूप में। तो वो आदमी क्या करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, 98 काऊ मेरे पास अभी भी रहेंगे, 2 गाय आप ले लीजिए टैक्स के रूप में। तो हर्डर इस तरीके से टैक्स देता था। यदि ऐसा नहीं तो कई बार वो एनिमल का प्रोड्यूस देता था। एनिमल का प्रोड्यूस मतलब मिल्क दे दिया। जैसे मान लीजिए 100 गाय है, तो राजा बोलेगा कि देखो यार तुम्हारे पास 100 गाय है, तो तुम टैक्स के रूप में एक दिन हमारे यहाँ पे आके 100 लीटर दूध दे देना, यही तुम्हारा टैक्स हो गया। हाँ, तो 100 गाय है तो 100 गाय का 100 लीटर दूध देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक गाय 8 लीटर 9 लीटर ऐसे दूध देती है ना। तो कहने का मतलब है कि हर्डर यानी कि जो जानवर वगैरह रखते थे अपने पास, उनसे भी राजा क्या कर रहा है, टैक्स ले रहा है। या तो उसे जानवर ले लेगा 2-4 को, या फिर जानवर लेने का मन नहीं है राजा को तो वो क्या करेगा, दूध ले लेगा। यार देखो हमारे यहाँ पे आज फंक्शन है तो तुम 100 लीटर 200 लीटर दूध पहुँचा देना, तो हर्डर का टैक्स वो बन गया हमारा। तो इस तरीके से पूरा हमारा कहानी उसमें फिर टैक्स का चलता था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हंटर्स एंड गैदरर्स वेर ऑल्सो पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब जो हंटर थे, हंटर का मतलब होता है जो जानवरों को शिकार करते हैं, मतलब जानवरों को मार के अपना घर परिवार चलाते हैं, उनसे भी राजा टैक्स लेता था। उनसे भी राजा टैक्स लेगा। किस रूप में? जैसे मान लो सपोज करो कि राजा को मन किया आज डियर खाने का, उस समय पे शौकीन होते थे इसे, मतलब उस समय पे ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनको हिरन बहुत पसंद होता था अपने मीट में खाने के लिए, या फिर ऐसे जंगली जानवर जो उनको बहुत पसंद है तो वो खा लेते थे उनको। तो राजा क्या खुद जाएगा उस जानवर को मारने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो हंटर को बोलेगा कि यार तुम हंटर हो, टैक्स तो हम तुमसे भी लेंगे, तो तुम क्या करोगे, आज जंगल जाओगे, हमारे लिए एक अच्छा सा जानवर मार के लेते आना और हम उसको बना के खाएंगे, यही तुम्हारे लिए क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो वो हंटर क्या बोलेगा, ठीक है हुजूर, मेरा काम ही है हंटिंग करना, हमारा घर परिवार ही ऐसे चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए भी एक जानवर मार के लेते आएंगे और आपको दे देंगे। और जो गैदरर थे, गैदरर का मतलब क्या होता है, जो जंगल जंगल भटकते रहते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे लकड़ी, फल, फूल, इन प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, गैदरर बोलते हैं। तो राजा बोले कि यार देखो तुमसे भी हम टैक्स लेंगे, लेकिन चूंकि तुम गैदरर हो तो हम तुमसे टैक्स किस रूप में लेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में। जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब होगा कि देखो जंगल में ना बहुत अच्छे अच्छे फल हैं, तो तुम क्या करोगे, मेरे लिए एक टोकरी सेब ला के दे देना, वही तुम्हारा टैक्स हो गया। तो गैदरर भी खुश, ठीक है राजा साहब, मेरा काम ही है गैदरिंग करना, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना जंगल में घूम घूम के, तो हम आपके लिए जंगलों का सामान लेते आएंगे, सेब लेते आएंगे, संतरा लेते आएंगे, जो मिलेगा वो सब आपके लिए हम लेते आएंगे। तो देख रहे हो आप यहाँ पे हर किसी से टैक्स लिया जा रहा है किसी न किसी रूप में, कोई दिक्कत इसमें? तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर फिर राजा क्या कर रहा है? राजा कुछ नहीं कर रहा, बस बैठ के खा रहा है, रूल कर रहा है, ठीक है ना, सबसे वो टैक्स ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो देयर वेर टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वेर ब्राउड एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। यहाँ तक कि जो कोई आदमी होता था जो सामानों का खरीद बिक्री करता था मार्केट में, उससे भी टैक्स लेते थे राजा। तो होता है ना व्यापारी लोग, ट्रेडर, जो कि सामान को सस्ते दाम में खरीदते हैं और मार्केट में आके महंगे दाम में बेचते हैं, तो उनसे भी राजा सामानों के ऊपर टैक्स लेता था कि देखो यार तुम इतना सामान आज बेचने वाले हो तो इसके ऊपर हम इतना टैक्स तुमसे लेंगे। तो इस प्रकार का हमारा पूरा सिस्टम चलता था। हाँ बहुत कम, मतलब देखो राजा भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर राजा को मेहनत वाला काम कोई करना पड़ रहा है क्या? नहीं, उनको तो सब कुछ बैठे बैठे मिल जा रहा है। हाँ ये सही बात है, बिल्कुल आपका कहना सही है कि सर यदि लड़ाई हो जाएगा तो उन्हीं लोगों को बचाने का काम किसका होगा, राजा का होगा। तो राजा का यहाँ पे एक बड़ा काम आपको दिखता है, बाकी कुछ खास काम आपको नज़र नहीं आता है। मतलब सारे लोगों को दूसरे लोगों से बचा के रखना, अटैक होने से बचाना, ये किसका काम है, राजा का काम है। बदले में ये लोग क्या देंगे, राजा को टैक्स देंगे, जिस रूप में देना चाहे वो उस रूप में टैक्स दे सकते हैं। आपने देखा कोई जानवर दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, कोई फल दे रहा है कि नहीं, कोई कुर्सी बना दे रहा है,
कोई सोना चांदी का हार बना दे रहा है, इस प्रकार का। कहने का मतलब है कि जिसको जो कला आता है, जिसको जो काम आता है, वो उस रूप में राजा को टैक्स दे रहा है। आगे बढ़े तो टैक्स का पूरा सिस्टम समझ में आ गया आप लोगों को। अगला है हमारा चेंजेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किस प्रकार का बदलाव आया, मतलब एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में किस प्रकार का चेंज आया उस समय पे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर वेर टू मेजर चेंजेज इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो खेती बाड़ी में दो प्रकार का बदलाव उसमें हमको ज़्यादा देखने को मिला। खेती में दो प्रकार का बदलाव ज़्यादा देखने को मिला। क्या वो दो बदलाव था खेती में, जरा उसको समझते हैं हम लोग। देखो, प्लग्स विद आयरन एजेज वेर इंट्रोड्यूस्ड एज फार्मिंग इम्प्लीमेंट। अब देखो होता क्या था ना, पहले खेत को जोतने के लिए जो हल इस्तेमाल होते थे, वो हल पूरी तरीके से किसका बना होता था, लकड़ी का। लेकिन अब किसका बना होने लगा, वो लोहा का, आयरन का। होता क्या था कि जैसे मान लीजिए ज़मीन का जो मिट्टी है वो बहुत ठोस है, तो कई बार हल भी टूट जाता था, और चूंकि वो लकड़ी का बना होता था तो वो जल्दी सड़ गल भी जाता था यदि धूप में रह गया तो, बरसात में रह गया तो। लेकिन अब ये हुआ कि जो हल है वो लकड़ी के बजाय किसका बनाया जाने लगा, लोहा का। तो ये बड़ा अच्छा बदलाव देखने को मिला। दिस हेल्प टू प्लग द लैंड विथ डेंस क्ले सॉइल बेटर देन द वुडन प्लग। इससे क्या हुआ, हल अब जहाँ पहले लकड़ी का बनता था, जो कि बहुत जल्दी टूट जाता था, धूप में बरसात में रहने से वो सड़ गल जाता था, कमज़ोर हो जाता था, और ठोस यदि मिट्टी है तो उसमें अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पाता था। लेकिन अब क्या हुआ, लोहा का, आयरन का हल आ गया, और आयरन का हल आने की वजह से कितना ही ठोस मिट्टी क्यों ना हो, उसको वो हल आराम से कोड़ दे रहा है, और वो हल लंबे समय तक चल पा रहा है। तो बताओ, खेती में आसानी हुआ या मुसीबत हुआ? आसान हो गया। तो खेती करना अब उसके लिए बहुत आसान हो गया। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। अब चूंकि इतना अच्छा हमारा खेती में सिस्टम आ गया हल का, तो बताओ फसल अब कम उगेगा या ज़्यादा उगेगा? ज़्यादा उगेगा। तो पहले कहाँ, ज़मीन ठोस होने की वजह से लोग हल उस पर चला ही नहीं पाते थे, तो खेती भी नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्या है, आयरन का हल आ गया है, तो कितना ही ठोस मिट्टी क्यों ना हो, उसके ऊपर हल आराम से चल जा रहा है, और आपका कितना ही ठोस मिट्टी क्यों ना हो, आराम से हल उस पर चल जा रहा है, और उस पर खेती बाड़ी अब अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जो पहला बदलाव देखने को मिला उस टाइम पे एग्रीकल्चर में, यानी कि खेती बाड़ी में, वो क्या देखने को मिला, हल के रूप में। पहले हल आता था लकड़ी का, अब आने लगा लोहा का। तो खेती हमारा बहुत अच्छा हुआ, मिट्टी अच्छी तरीके से हम लोग कोरने लगे। अगला, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड। अब होता क्या था ना, उस समय पे जिन लोगों को खेती करना होता था तो वो क्या करते थे, ज़मीन के ऊपर जाते थे और ऐसे बीज को बस छींट देते थे, हाथ में लिया ऐसे फेंक दिया, जहाँ उगना हुआ उगा, और जहाँ उगना ना हुआ वहाँ पे नहीं उगा। इसमें जनरली होता क्या था ना, जब नहीं, अब बहुत कम होता है ऐसा, बताते हैं अभी आपको। मतलब पहले क्या था कि आदमी गए ज़मीन पे, खेतों पे गए और सीड्स को निकाल के इसे ज़मीन पे छिड़क दिया। इससे होता क्या था ना, कुछ कुछ पौधा तो उग जाता था, लेकिन ज़्यादातर सीड्स को कौन चुन के खा लेता था, चिड़िया, है ना। जैसे मान लीजिए किसान आज अपने खेतों पे सीड्स को, बीज को छिड़क के गया, और अगले ही दिन उस पर कौन आ गया, पक्षी आके सारा दाना चुन के खा ली। तो बताओ उसमें खेती अच्छा हो पाएगा या ख़राब हो पाएगा? और वैसी बातें ख़राब होगा। जहाँ आपने एक बोरी सीड्स को खेतों में छिड़क दिया, आपने क्या सोचा था कि हम एक बोरी सीड्स को खेतों पे छिड़क रहे हैं तो अच्छा फसल होगा। लेकिन सवाल, मतलब दिक्कत यहाँ तो ये है कि सारा सीड्स चुन के कौन खा लिया, पक्षी खा लिया। तो इससे बताओ खेती अच्छा हो रहा था या ख़राब हो रहा था? और वैसी बातें ख़राब हो रहा था। तो इसमें अब हम लोग क्या करने लग गए हैं, ऐसे ही खेतों पे जाके सीड्स छींटने के बजाय अब हम लोग क्या करने लगे, उसको लगाने लगे अच्छे से। ज़मीन को कोड़ के, ज़मीन को खोद के वहाँ पे हमने सीड्स को डाला, फिर उसको हमने मिट्टी से ढक दिया। ऐसे लगाते हैं ना लोग आज कोई भी फसल लगाते हैं। तो जैसे आप भी अपने घर में, गार्डन में कोई भी चीज़ का बीज लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले मिट्टी को कोड़ते हैं, मिट्टी को कोड़ने के बाद फिर मिट्टी के अंदर वो बीज हम डालते हैं, फिर उसके ऊपर हल्का सा हम लोग मिट्टी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, वो जल्दी उगता है, पहला बात, और दूसरा बात उसको पक्षी चुन के नहीं खा पाता है। तो ये हम लोग अब करने लग गए। तो दूसरा बदलाव क्या देखने को मिला, दूसरा बदलाव ये देखने को मिला कि जहाँ हम लोग पहले छींट देते थे केवल अपने खेतों पे, अब हम लोग क्या करते हैं, आराम से ज़मीन को खोद के
कोड़ के उस पर फसल लगाते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन काफ़ी गुना बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। सैपलिंग्स ऑफ पैडी वेर ग्रोइंग एट वन प्लेस एंड देन ट्रांसप्लांटिंग इट इनटू फील्ड्स। अब हम लोग क्या करने लगे, एक ही जगह पे सारे फसल को हमने उगा लिया और उसको वहाँ से उखाड़ के पूरे खेतों में हमने छोटे छोटे डिस्टेंस पे उसको लगा दिया। इसको आप ऐसे समझो, धान का खेती। धान में हम लोग क्या करते हैं, पहले धान को उगाते हैं एक जगह पे, है ना। उसका छोटा सा पौधा जब बन जाता है तो हम लोग उसको वहाँ से उखाड़ के अपने खेतों में कुछ कुछ दूरी पे लगा देते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लगा देते हैं। तो ये हमारा आज खेती का तरीका है। तो इसमें जो दूसरा बदलाव आया है हमारे एग्रीकल्चर में, वो क्या आया कि जहाँ पहले हम लोग बस ऐसे छींट के आ जाते थे अपने खेतों पे सीड्स को, चिड़िया खा लेती थी, अच्छा हमारा फसल नहीं होता था। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, एक जगह पे पहले हम लोग सारे फसल्स को उगाते हैं, वो जब छोटा सा पौधा बन जाता है तो उसको फिर हम लोग वहाँ से उखाड़ के पूरे खेत में कुछ कुछ दूरी पे लगा देते हैं। ठीक है, इससे हुआ क्या, दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब जहाँ पे पहले खेती कम होता था अब खेती ज़्यादा हो रहा है, फसल ज़्यादा उगने लगा। दूसरा चीज़, और ज़्यादा लंबे दिन तक हमारा प्लांट क्या कर पा रहा है, अब सर्वाइव कर पा रहा है। जहाँ पहले क्या होता था कि खेतों पे सीड्स को छींट के आए, अगले ही दिन चिड़िया चुन के खा ली उसको, तो क्या टिक पाएगा कभी हमारा, कभी प्लांट ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने पहले ही एक जगह पे सारे सीड्स को डाल के पौधा उगा लिया हमने, अब उसको जाके जब हम खेतों पे लगाएंगे तो हमारा वो लंबे दिन तक टिकेगा भी और फसल भी हमको ज़्यादा मिलेगा। समझ रही है बात, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, अनाज ज़्यादा मिलेगा आपको। तो ये दो बदलाव आपको एग्रीकल्चर में उस समय पे देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं। जनरली, अच्छा, इन सभी कामों को करता कौन था, क्या राजा करेगा, बिल्कुल भी नहीं, राजा करवाते थे। किससे करवाते थे, देखो, जनरली स्लेव मैन एंड वोमेन, स्लेव मैन एंड वोमेन को हम लोग दास और दासी भी कहते हैं। स्लेव का मतलब हो गया गुलाम, ठीक है। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर का मतलब हो गया जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो वो कहाँ काम करेगा, ज़मीन नहीं है तो दूसरे के खेतों में काम करेगा, जिसको हम लोग कामाकाराज भी बोलते हैं। हैड टू डू दिस वर्क, मतलब इस प्रकार के कामों को, खेतों में हल चलाना, खेतों में फसल लगाना, ये सब काम कौन करता था, स्लेव यानी कि गुलाम लोग करते थे। महिलाएं पुरुष दोनों करते थे, दास और दासी। देखो यहाँ पे जो स्लेव मैन और वोमेन लिखा गया है, स्लेव मैन का मतलब हो गया वो आदमी जो गुलाम है, जो राजा के लिए काम करेगा हमेशा के लिए। और दूसरा वोमेन, वोमेन भी गुलाम होती थी। तो मैन को हमने बोल दिया दास और वोमेन को हमने क्या बोल दिया, दासी। ठीक है, तो ये लोगों का काम क्या होता था, काम करना है राजा के लिए। यदि राजा के पास खेत है तो राजा के खेतों में आप गुलाम के तौर पे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आया। इस प्रकार के कामों को कौन करते थे, दास और दासी करते थे, यानी कि गुलाम करते थे, महिलाएं और पुरुष दोनों। और जिनके पास ज़मीन नहीं होता था तो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा, दूसरे के खेतों पे जमीन दूसरों के ज़मीन पे काम करके। तो इस तरीके से उनका पूरा ये सिस्टम हमारा चलता था। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक मगध। मगध के बारे में हम लोग बात करेंगे। मगध का मतलब हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार को हम लोग पहले किस नाम से जानते थे, मगध के नाम से। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर अ क्लोजर लुक मगध के बारे में। इसमें हम लोग दो जगह के बारे में बात करेंगे, एक मगध होगा हमारा, उसके बाद फिर दूसरा होगा हमारा भज्जी। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं, एक क्लोजर लुक लेंगे मगध के बारे में, समझना है ध्यान से। मगध आज जिसको आप बिहार के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पहले क्या बोला करते थे, मगध बोला करते थे। तो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो आप बिहार आज देखते हैं, बहुत अच्छा स्टेट है, काफ़ी बड़ा स्टेट है। तो इस बिहार को जो आप देखते हैं, इसको पहले मगध बोला जाता था। तो इस टॉपिक में आप यही पढ़ेंगे कि ये मगध बना कैसे, इसका राजा कौन था, है ना, कौन किसके ऊपर हमला किया, वो सब कुछ हम लोग इसके अंदर डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, अबाउट 200 ईयर्स अगो मगध वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद। देखो, ये जो बिहार आप देख रहे हैं ना,
ये पहले क्या था, महाजनपद हुआ करता था। मतलब ये बिहार आज आप देखो तो कितना बड़ा स्टेट बन चुका है, लेकिन आज से 200 साल पहले, यदि 200 साल पहले के बारे में यदि हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा महाजनपद हुआ करता था। समझ रही है बात, ये एक बहुत बड़ा महाजनपद हुआ करता था। तो आज से 200 साल पहले ये जो मगध है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट महाजनपद हुआ करता था। महाजनपद का मतलब हमने आपको पहले भी समझा दिया है कि पहले क्या बनता था हमारा, जनपद, मतलब एक छोटा सा गांव। वो गांव जब धीरे धीरे फैलता चला गया तो वो क्या बन गया, हमारा महाजनपद बन गया। तो ये जो आप बिहार आज देखते हैं ये पहले क्या हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था। मतलब ये इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आप आज देख रहे हैं बिहार को, ये पहले बहुत छोटा हुआ करता था। ठीक है, आगे। रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध। इस मगध में दो प्रकार के नदी पहले बहते थे और आज भी बह रहे हैं इस मगध में, गंगा और सोन, है ना। और भी नदियां हैं लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट नदी हैं जो मगध में पहले भी बहती थी और आज भी बह रही हैं। इट हेल्प्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और इन दो नदी के वजह से मगध के लोगों को क्या मिलता था, पानी मिलता था, ट्रांसपोर्टेशन आसान होता था। सवाल है कि सर पानी से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ऑब्वियसली पता है नाव के थ्रू, है ना। कोई भी सामान इधर से उधर लेके जाना हो तो कैसे लेके जाते थे उस समय पे, नाव पे। तो पानी था अच्छा खासा तो उसके ऊपर नाव वगैरह भी आराम से चल जाता था। तो इस दो नदी के वजह से मगध के लोगों को अच्छा खासा मदद मिलता था, पानी भी मिलता था और ट्रांसपोर्ट भी अच्छा खासा नाव के थ्रू हो जाता था। वाटर सप्लाईज एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल। पानी तो मिलता ही था खेतों को, अपने इस्तेमाल के लिए भी लोग पानी इस्तेमाल करते थे अपने ज़रूरत के लिए, और ज़मीनों को फर्टाइल बनाते थे। मतलब ये जो नदियां हैं ये जब बहती थी किसी जगह से तो वहाँ का ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता था। फर्टाइल मतलब काफ़ी वो ज़मीन अच्छा हो जाता था, उपजाऊ बन जाता था। ठीक है, तो ये मगध आज से 200 साल पहले एक बहुत बड़ा महाजनपद हुआ करता था। हालांकि आज तो ये बहुत बड़ा स्टेट बन गया हमारा, लेकिन 200 साल पहले के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ा एक महाजनपद हुआ करता था। और इस मगध से दो नदियां बहती थी उस समय पे, जो कि आज भी बहती हैं, गंगा और सोन। ठीक है, और इस दो नदी के वजह से मगध के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, पानी का, ट्रांसपोर्ट का, है ना। उसके बाद फिर ज़मीन को फर्टाइल करने का, ज़मीन को फर्टाइल करने का मतलब क्या हुआ, ज़मीन अच्छा सा उपजाऊ बन जाता था। अगला, फॉरेस्ट ऑफ मगध प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड कैरियर्स। और उस समय पे मगध में बहुत ज़्यादा जंगल भी हुआ करता था। हालांकि बिहार में, इस मगध को हम लोग आज बिहार बोलते हैं, आज आप बिहार में देखोगे तो जंगल बहुत कम है। हालांकि जंगल है बिहार में आज भी लेकिन बहुत कम है। तो आज से 200 साल पहले के बारे में यदि मैं बात करूं तो उस समय पे बिहार में जंगलों का कोई कमी नहीं था। तो जंगल का कोई कमी नहीं था तो हम लोग उस समय पे जंगल का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते थे, जंगल का इस्तेमाल हम लोग उस समय पे करते थे बिल्डिंग हाउसेस, यानी कि घर को बनाने के लिए जंगल से लकड़ी काट के लेके आते थे पेड़ और अपने घर को बनाते थे लकड़ियों से। मतलब कि जंगल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते थे, घर बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ को काटते थे जंगलों में जाके और उसका पूरा लकड़ी का इस्तेमाल करके हम लोग घरों में उसको लगाते थे। कार्ट्स बनाते थे, मतलब बैलगाड़ी, टमटम, ये सब बनाते थे हम लोग जंगल का लकड़ी इस्तेमाल करके। और सबसे बड़ी बात कैरियर, कैरियर का मतलब रथ, इस प्रकार के चीज़ों को भी हम लोग बनाते थे। कहने का ओवरऑल मतलब है कि जो भी चीज़ लकड़ी से बन सकता था उन प्रकार के चीज़ों को हम लोग जंगल से लकड़ी लाते थे और उसको हम लोग बनाते थे। ठीक है, आगे। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी। और उस समय पे बिहार के जंगल इतने घने घने हुआ करते थे, जिसको आप आज मगध बोल रहे हैं, उस समय पे मगध के इतने घने घने जंगल हुआ करते थे कि इन जंगलों में हाथी पाए जाते थे। सोचो, आज आपको बिहार में कहीं पे भी हाथी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब खत्म हो गया। तो उस समय पे बिहार जब हम आपके सामने बोल रहे हैं मतलब मगध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो उस समय पे मगध में जो जंगल थे उसमें हाथी पाए जाते थे और इस हाथी का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते थे, आर्मी में इस्तेमाल करते थे। मतलब जब किसी से लड़ाई होता था, किसी राजा का किसी दूसरे से लड़ाई हो गया तो उस लड़ाई में ये लोग हाथी का भी इस्तेमाल करते थे। मतलब हाथी पे बैठ के ये लोग लड़ाई अपना लड़ते थे। ठीक है, आगे। उसके बाद है देयर वेयर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर विच वॉज यूज फॉर मेकिंग वेपन्स, टूल्स एट्सेट्रा।
उस समय पे मगध में भारी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन ओर भी पाया जाता था। आयरन ओर का मतलब सिंपल सा आप समझो, आयरन पाया जाता था और उस आयरन का इस्तेमाल हम लोग करते थे वेपन्स यानी कि हथियार बनाने के लिए और टूल्स यानी कि औजार बनाने के लिए। एग्जाम्पल में यदि आपको बताऊं तो आपके बिहार में ना, मतलब हमारे बिहार में एक जिला है मुंगेर, आपने नाम सुना होगा, जिला है हमारे बिहार में एक मुंगेर। उस जिला में भारी मात्रा में उस टाइम पे लोहा पाया जाता था, तो वहाँ पे बहुत सारे काम जो है वो लोहे के होते थे। तो आज से 200 साल पहले के बारे में यदि हम बात करें तो मगध में भारी मात्रा में लोहा भी पाया जाता था और इस लोहे का हम लोग इस्तेमाल करते थे वेपन्स, टूल्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर। मगध में 2 बहुत महान और बहुत बड़े राजा हुआ करते थे उस समय पे। पहला का नाम था बिंबिसार और दूसरा का नाम था अजातशत्रु। ठीक, पहला बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। ये 2 राजा थे उस समय पे, मगध में रूल करते थे, बहुत भयंकर राजा थे और बहुत बड़े राजा थे। ठीक है, हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्योर अदर जनपद। और ये लोग हमेशा कोशिश करते रहते थे दूसरे जनपद पे हमला किया जाए, मतलब दूसरे इलाके पे हमला किया जाए और उसको भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो इस प्रकार का उस समय पे सिस्टम हमारा चलता रहता था। केवल मगध में ही नहीं, उस समय पे जितने भी राजा थे, जिस भी जगह पे वो रूल कर रहे थे, हर राजा यही चाहता था कि अपने एरिया को क्या किया जाए, अपने एरिया को बढ़ाया जाए। और एरिया कैसे बढ़ेगा, जब दूसरों के ऊपर हम लोग हमला करेंगे, उसको अपने कब्जे में लेंगे, तब जाकर ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है कि उस समय पे मगध में 2 पावरफुल राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। ठीक है, और ये दोनों बहुत पावरफुल राजा थे और दोनों कोशिश करते रहते थे हमेशा कि दूसरे जगह पे हमला किया जाए और उसको अपने कब्जे में हमला करके अपने कब्जे में ले लिया जाए, उसको अपने एरिया में मिला लिया जाए, ताकि हमारा जो पावर है वो और बढ़ सके, एरिया हमारा बढ़ सके। आगे, महापद्मानंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। एक और राजा थे इन दोनों के अलावा, जो कि वो भी बहुत पावरफुल थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब उस समय पे मगध में 2 इंपॉर्टेंट राजा का यदि मैं आपको नाम बताऊं तो पहला बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु, ये 2 बहुत पावरफुल थे। इनके अलावा एक और राजा था जिनका नाम था महापद्मनंदा। इनके पास भी बहुत पावर था, ये भी बहुत बड़े राजा थे। इन्होंने भी अपना जो एरिया है वो बहुत दूर तक फैला लिया था, खास करके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। नॉर्थ वेस्ट पार्ट का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट का मतलब सिंपल सा समझ लो, पंजाब साइड, यहाँ तक इनका एरिया फैला हुआ था, यहाँ तक इन्होंने अपने कब्जे को बढ़ाए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। राजागृह, जिसको आप आज किस नाम से जानते हैं? राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी हमारे बिहार में है। तो पहले राजगीर का नाम क्या हुआ करता था? राजागृह। ठीक ना, तो जिसको आज हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। तो राजागृह इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। देखो, आज हमारे बिहार का कैपिटल कहाँ पे है बताओ? पटना में। आज हमारे बिहार का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है? पटना में। लेकिन उस समय पे आज से 200 साल पहले बिहार का कैपिटल क्या हुआ करता था? मतलब मगध का कैपिटल क्या हुआ करता था? राजगीर। ध्यान रखना इस बात को, कई बार आपसे पूछा जाएगा। जैसे आज बिहार का कैपिटल आपका पटना है, लेकिन उस समय पे बिहार का कैपिटल यानी कि मगध का कैपिटल क्या था उस समय पे? राजगीर था। ये बात ध्यान रखना है। बहुत साल तक मगध का जो कैपिटल है वो राजगीर ही रहा है। ठीक है, लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, और बाद में उस कैपिटल को राजगीर से हटा के कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? पाटलिपुत्र में। और इसको आप आज किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से। किस नाम से? पटना के नाम से। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जिसको आप आज मगध बोलते हैं, मतलब जिसको हम लोग पहले मगध बोलते थे, उसी को हम लोग आज क्या बोलते हैं? बिहार बोलते हैं। और बिहार का पहले कैपिटल क्या था? राजगीर था। बाद में बिहार के कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? पाटलिपुत्रा में कर दिया गया। और इसी पाटलिपुत्रा को आज हम लोग क्या नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। और उस समय से लेकर आज तक हमारा बिहार का जो कैपिटल है, जो राजधानी, वो पटना का पटना ही है। ठीक ना, तो ये आपने एक छोटा सा जानकारी लिया मगध के बारे में। तो जब मगध के बारे में बात होता है ना, तो एक और आदमी के बारे में यहाँ पे बात होता है, उसका नाम है अलेक्जेंडर।
अलेक्जेंडर। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो। मोर देन 2300 ईयर्स अगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कन्क्योरर। आपने नाम सुना होगा सिकंदर का, नाम सुने आप लोग? अलेक्जेंडर, इसी को हम लोग बोलते हैं सिकंदर। मतलब ऐसा राजा था ये जिससे कि अच्छा अच्छा कंट्री कांपता था। क्यों? क्योंकि बहुत पावरफुल था। इनका आर्मी जो है बहुत बड़ा आर्मी था, इनका बहुत बड़ा आर्मी था इनका। तो आज से लगभग 2300 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। उस समय पे हमारे पास एक राजा था, हमारे पास मतलब इंडिया में नहीं, बाहर में। तो आज से 2300 साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। और ये अलेक्जेंडर कहाँ रहते थे? मैकेडोनिया में रहते थे। मैकेडोनिया कहाँ पड़ता है? आज यूरोप में पड़ता है। यूरोप हमारा क्या है? कॉन्टिनेंट है। जैसे हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, उसी प्रकार से एक यूरोप भी हमारा कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप में एक जगह है मैकेडोनिया, वहाँ पे ये अलेक्जेंडर रहता था। कब? आज से 2300 साल पहले। इन्होंने सोचा था, इन्होंने विचार किया था कि हमको ना पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, सोचो। और बहुत हद तक इन्होंने कई सारे जगहों पे अपना कब्जा कर भी लिया था। तो ध्यान से सुनना है क्या बात यहाँ पे हो रहा है। तो आज से 2300 साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। वो रहते कहाँ थे? मैकेडोनिया। मैकेडोनिया कहाँ पड़ता है? आज यूरोप में पड़ता है। तो अलेक्जेंडर का क्या सपना था? वो राजा था, एक राजा था। तो उस राजा यानी कि अलेक्जेंडर का सपना ये था कि हमको पूरी दुनिया पे क्या करना है? कब्जा करना है, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेना है। He did not conquer the world but conquer parts of Egypt and West Asia। पूरी दुनिया पे तो इनका कब्जा नहीं हो पाया, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है he did not conquer the world, मतलब पूरी दुनिया को तो ये नहीं जीत पाया, लेकिन दुनिया के अधिकतर पार्ट को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे इजिप्ट और वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया का मतलब हुआ कि वेस्ट एशिया का जितना भी कंट्री है सब इनके कब्जे में आ गया था। मतलब इनका सपना था, ये इन्होंने सोचा था कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। पूरी दुनिया पे तो ये कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत हद तक इलाकों पे इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। एग्जाम्पल इजिप्ट, एशिया के अंदर जितने भी सारे आपके वेस्ट में कंट्री हैं, एशिया हमारा क्या है? कॉन्टिनेंट है। तो एशिया के अंदर वेस्ट में जितने भी कंट्री है उन सभी पे इनका कब्जा हो चुका था। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड रीचिंग द बैंक्स ऑफ द ब्यास जिसको आप बोलते हैं। अब अलेक्जेंडर दुनिया पे कब्जा करते 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 किधर आगे बढ़ गया था? इंडिया की ओर भी आगे वो बढ़ रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर का क्या सपना था कि पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। तो अलेक्जेंडर पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा, तो बहुत सारे जगहों पे उन्होंने अपना कब्जा भी किया। जब ये इंडिया की ओर आगे बढ़ा, तो ये इंडिया में पहुंच भी गया था। किस नदी से होते हुए? ब्यास नदी से होते हुए। वही लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड रीचिंग द बैंक्स ऑफ द ब्यास। ब्यास नदी है हमारा, जिसको हम लोग बीज बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसको हम लोग ब्यास बोलते हैं, ब्यास नदी। तो इस नदी तक वो पहुंच चुका था अलेक्जेंडर। मतलब इंडिया पे कब्जा करने के लिए उनको पहले किस नदी को पार करना होता? ब्यास नदी को पार करना होता। तो वो वहां तक पहुंच भी गया था, लेकिन आगे क्या हुआ देखो। When he wanted to march further eastward, eastward का मतलब इंडिया की ओर, his soldiers refused। सोचना है ध्यान से। जब ये अलेक्जेंडर इंडिया की ओर आने वाला था ब्यास नदी को पार करके, तो इनके सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया, बोला कि हुजूर हम उधर नहीं जा सकते हैं। तो अलेक्जेंडर ने पूछा क्यों नहीं जाओगे? तुम मेरे आर्मी हो, तुम मेरे सैनिक हो, हम तुमको जो बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। लेकिन उनके ही सैनिकों ने क्या कर दिया? मना कर दिया, बोला हुजूर हम उधर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? देखो, दे वेर स्कैर्ड, वो डर रहे थे। बिकॉज दे हैड हियर दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, कैरियर्स एंड एलिफेंट्स। उसके आर्मी इसलिए डर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखा था कि इंडिया के जो राजा हैं, कोई भी राजा बात कर लो इंडिया का, वो बहुत पावरफुल हैं। उनके पास फुट सोल्जर है। फुट सोल्जर मतलब जो ज़मीन पे लड़ते हैं। कैरियट मतलब जो रथ पे लड़ते हैं, रथ पे खड़े होके। और एलिफेंट का मतलब जो हाथी पे चढ़ के लड़ते हैं। घोड़े वाले भी हैं, लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, जो घोड़े पे बैठ के लड़ाई लड़ते हैं। कहने का मतलब आप यहाँ पे ये समझो कि अलेक्जेंडर जो कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था, कई सारों जगहों पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया था,
जब वो इंडिया पे कब्जा करने के लिए आ रहा था, उन्होंने ब्यास नदी को पार भी कर लिया था, उनके सैनिकों ने मना कर दिया, बोला कि हुजूर हम उधर अब इंडिया की ओर हमला करने नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि अलेक्जेंडर ने पूछा, क्यों नहीं जाओगे भाई, तुम हमारे लिए काम कर रहे हो तो हम तुमको बोलेंगे तो जाना पड़ेगा। लेकिन उनके ही आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि हुजूर हम उधर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि उनके सैनिकों ने इंडिया के राजा के बारे में पहले भी कहीं ना कहीं सुन रखा था कि जो इंडिया के राजा लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, पावरफुल हैं। उस समय पे इंडिया के राजा जो भी रहे होंगे वो राजा बहुत पावरफुल हैं, उनके पास हर प्रकार का सैनिक है, ज़मीन पे लड़ने वाले सैनिक हैं, हाथी पे बैठ के लड़ने वाले सैनिक हैं, घोड़े पे बैठ के लड़ने वाले भी सैनिक हैं, यहाँ तक कि रथ पे चढ़ के भी लड़ने वाले सैनिक उनके पास हैं। तो इंडिया का सैनिक यानी कि इंडिया का राजा उस समय पे इतना पावरफुल था कि अलेक्जेंडर तक को डरना पड़ा था। वो अलेक्जेंडर जिसको कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना था, वो खुद इंडिया में आने से क्या कर गया, डर गया। तो ये इंडिया का उस समय पे पावर था। समझ में आया बात? कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा, ये आपने पढ़ा किसके बारे में, मगध के बारे में। मगध के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया, साथ ही साथ एक महान राजा के बारे में भी आपने पढ़ा जिसका सपना क्या था, पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, लेकिन वो क्या इंडिया पे कर पाया? नहीं कर पाया। उसका नाम था अलेक्जेंडर। इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया। अगला हम लोग पढ़ेंगे वज्जी के बारे में, अक्लोजर लोग वज्जी। तो वज्जी क्या है, कहाँ है, क्या इसका रोल है, तो हम लोग इसको सब अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है अक्लोजर लूक वज्जी के बारे में। पहले हम लोगों ने पढ़ा था अपना अक्लोजर लूक मगध, ए और बी करके हम लोग पढ़ लेंगे। ए में था मगध और जिसको हम लोगों ने पढ़ रखा था, मगध मतलब बिहार के बारे में बात हुआ था, है ना। तो अक्लोजर लूक ए नंबर में मगध हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज डिस्कस करना है हम लोगों को अक्लोजर लूक बी में वज्जी के बारे में। समझते हैं वज्जी क्या था, इसमें क्या क्या आपको पढ़ने हैं, क्या क्या नया बात इसमें आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल सिटी ऑफ वज्जी वाज वैशाली। वैशाली कहाँ पड़ता है? आज हमारे बिहार में पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि मगध का कैपिटल क्या हुआ करता था, राजगीर, बाद में उसको कहाँ बदल दिया गया, पाटलिपुत्रा में, और पाटलिपुत्रा को आज हम लोग किस से जानते हैं, पटना के नाम से। उसी प्रकार से वज्जी का जो कैपिटल है वो क्या था, वैशाली, वैशाली। और ये वैशाली कहाँ पड़ता है? आज बिहार में पड़ता है, ठीक है। मतलब पहले आपने ये पढ़ा कि जो मगध है, मगध का कैपिटल कहाँ था, राजगीर में था, बाद में उसी को बदल के कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा को हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें आप ये पढ़ रहे हैं कि जो वज्जी है, वज्जी भी बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था उस समय पे। तो वज्जी का कैपिटल यानी कि राजधानी क्या था, वैशाली, ठीक। और ये वैशाली कहाँ पड़ता है? आज हमारे बिहार में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट हैड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज गना और संघा। अब यहाँ पे वज्जी में अलग अलग प्रकार के आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के सिस्टम देखने को आपको मिलेंगे जो वहाँ के इलाके को चलाता था, ठीक है। जैसे आज आप देखोगे तो आज किसी भी एरिया को चलाना होता है, सरकार को वहाँ पे अपना सिस्टम चलाना होता है, तो उसको उसके लिए क्या चाहिए, एक गवर्नमेंट चाहिए। उसी तरीके से वज्जी में भी वही था, वज्जी को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट वहाँ पे काम करते थे। गवर्नमेंट का नाम यदि हम लोग बात करें तो गना और संघा, ये नाम था। अब आप समझो पहले कि ये गना और संघा क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से काम करता था उस समय पे, और ये वज्जी पे कैसे अपना पूरा सिस्टम वगैरह चलाता था। देखो दो चीज़ें यहाँ पे, घना और संघा, दोनों का मतलब अपना अलग अलग है। तो समझो पहले घना का मतलब क्या होता है, देखो इट इज़ यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। घना का मतलब होता है कुछ लोगों का ग्रुप होगा, मतलब कुछ लोग होंगे, उसी के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे, घना बोल देंगे। क्या बोल देंगे, घना, ठीक है। और संघा क्या होगा, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। संघा का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कई सारे लोग होंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, संघा बोल देंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझिए पहले। घना का मतलब होता है जहाँ पे कुछ लोग होंगे, उस लोगों के ग्रुप को हम लोग, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग का क्या बन गया, ग्रुप बन गया, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे, घना बोल देंगे, ओके। जब ऐसा ही ग्रुप कई सारे मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप एसोसिएशन भी बोल सकते हैं, फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संघा बोलेंगे। याद रहेगा।
तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ घना और संघा में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल से बताना है। घना का मतलब हुआ लोगों का ग्रुप, एक ग्रुप। जैसे इसको आप ऐसे समझो, घना का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। उस ग्रुप को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, घना। मतलब उस ग्रुप का नाम हमने क्या रख दिया, घना रख दिया। ओके। अब वैसा वैसा ग्रुप तो हमारे इंडिया में उस समय पे बहुत सारे रहे होंगे। इंडिया छोड़ो, वज्जी का बात करते हैं, तो वज्जी में तो बहुत सारे रहे होंगे वैसे वैसे ग्रुप। तो वैसे वैसे ग्रुप को जब हम लोगों ने एक साथ मिलाया, एक साथ हमने उसको कंबाइन कर दिया, तो उसको हमने कहा दिया संघा। क्या बोल दिया, संघा, सिंपल। तो घना का मतलब हो गया एक ग्रुप जिसमें कई सारे लोग होंगे, और संघा का मतलब हो गया कई सारे ग्रुप। ठीक है, जो कि हमारा क्या बना देगा, एक एसोसिएशन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना देगा। तो इस तरीके का ग्रुप बना के, इस प्रकार से घना और संघा बना के उस समय पे गवर्नमेंट चलाया जाता था। मतलब इस तरीके से ही वजी पे कंट्रोल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। इन अ घना और अ संघा देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ रूलर्स हु रूल्ड टुगेदर एंड ईच वन वाज नॉन एज राजा। तो घना और संघा दोनों में कई सारे राजा हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक हमारा घना है। घना का मतलब क्या हुआ, लोगों का ग्रुप। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि 1000 लोग हैं, उस 1000 लोगों का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। तो उस ग्रुप का एक राजा होता था। ठीक उसी प्रकार से संघा, संघा का मतलब क्या हुआ, कई सारे ग्रुप को जब हमने मिला दिया तो वो हमारा क्या बन गया, संघा। उसका भी एक राजा होता था। ठीक, तो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे हैं कि घना का और संघा का, घना और संघा दोनों का राजा हुआ करते थे। और एक दो राजा नहीं, कई सारे, क्योंकि कई सारे घना थे, कई सारे संघा थे। तो जितना घना जितना संघा उतना ज़्यादा राजा हुआ करता था उस समय पे। तो एक घना का एक राजा। तो क्या उस समय पे एक ही घना था, मतलब क्या लोगों का जो ग्रुप है वो एक ही ग्रुप था क्या, नहीं, बहुत सारे रहे होंगे। तो बहुत सारे ग्रुप हैं तो बहुत सारे राजा भी होंगे। उसी प्रकार से संघा, क्या संघा भी एक ही रहा होगा, नहीं, बहुत सारे रहे होंगे, तो उसका भी बहुत सारा राजा हुआ होगा। तो उस टाइम पे संघा और घना दोनों के कई सारे राजा हुआ करते थे, और सब मिल के रूल करते थे, अलग अलग जगह को अपने कब्जे में करके रूल करते थे, अपना राज चलाते थे। ठीक है, और उसको ही हम लोगों ने क्या बोल दिया, राजा। राजा मतलब घना और संघा का कौन, हेड आदमी, मालिक, यानी कि राजा आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, आगे दीज राजाज केम टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स। और ये सारे के सारे राजा जो हैं, अलग अलग घना अलग अलग संघा के जो राजा हैं, ये टाइम टू टाइम मिलते रहते थे आपस में। क्यों मिलते रहते थे, रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए। रिचुअल्स मतलब कोई फेस्टिवल मनाना हो, कोई रीति रिवाज फॉलो करना हो, है ना, कोई पूजा पाठ करना हो, तो ये सब आपस में मिलते रहते थे। समझ में आ रहा है पूरा कहानी। तो ये जो राजा हैं घना के संघा के, ये आपस में हमेशा टाइमली मिलते रहते थे अपना कुछ ना कुछ करने के लिए, कोई पूजा पाठ करना हो, कुछ भी करना हो, ये लोग आपस में मिलते रहते थे। ऑल्सो दे मेट इन असेंबलीज टू डिस्कस डिबेट एंड टू टेक मेजर पॉलिसी डिसीजन। यहाँ तक कि ये लोग पूजा पाठ के अलावा भी मिलते थे। ऐसा नहीं कि केवल पूजा पाठ रिचुअल फेस्टिवल वगैरह है तो भी मिलेंगे, ऐसा नहीं। इसके अलावा भी ये लोग टाइमली मिलते रहते थे, आपस में बातचीत करते रहते थे असेंबली में। मतलब असेंबली मतलब मीटिंग वगैरह ये लोग हमेशा करते रहते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे। और ये लोग हमेशा ये आइडिया लगाते रहते थे, हमेशा ये लोग ये चीज़ खोजते रहते थे कि अगला हम लोगों को मिल के किस चीज़ पे काम करना है, मतलब आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। इन प्रकार के चीज़ों के बारे में भी ये लोग हमेशा मिलकर डिस्कस करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल रूल करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, लोगों का टैक्स लेके अपना खजाना भरते थे, ऐसा नहीं है। ये लोग लोगों के भलाई के बारे में भी सोचते थे। ठीक ना, आगे इसीलिए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोग हमेशा मिलते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे कि आगे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब हमेशा इन लोग का चलता रहता था। आगे बढ़ते हैं। दासा दासी एंड कामाकाराज, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। दासा दासी कौन हुआ करते थे, काम करने वाले लोग, गुलाम एक तरीके से आप कह सकते हैं, है ना। तो दासा दासी कामाकाराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज। इन प्रकार के मीटिंग में दास दासी ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई मीटिंग किसका हो रहा है बताओ, राजा का हो रहा है। तो राजा के मीटिंग में जाके दास और दासी क्या करेंगे उसमें, है कि नहीं। तो राजा के मीटिंग में कौन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बड़े बड़े आदमी जाएंगे। काम करने वाले लोग उसमें जाके क्या करेंगे, है ना। तो उन लोगों को परमिशन नहीं था जाने का मीटिंग में। आगे द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू घना और संघा। तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, बुद्धा गौतम बुद्ध और महावीर, है ना, महावीर स्वामी,
तो बुद्धा और महावीर ये दोनों के दोनों घना और संघा से ही बिलोंग करते थे। समझ रही है बात? मतलब ये भी घना और संघा के क्या हुआ करते थे, एक मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, आगे अबाउट 1500 ईयर्स अगो द घना और संघा वेर कॉन्क्यूर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स। बाद में आगे आप देखोगे कि 1500 साल के बाद जितने भी घना थे, जितने भी संघा थे, इन सभी के राजाओं के ऊपर किसने अटैक किया? गुप्ता रूलर ने। और इन सभी घना और संघा के लोगों को अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ के राजा के पास जितने भी खजाने थे उन सभी खजाने को गुप्ता रूलर ने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, मतलब जब तक गुप्ता रूलर ने इन लोगों के ऊपर हमला नहीं किया तब तक ये आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं था, इनको आराम से रूल करते थे, अपना सब कुछ चलता था। लेकिन गुप्ता रूलर ने इनके ऊपर अटैक किया आज से 1500 साल पहले और इन सभी घना और संघा के राजाओं को हरा के उनके सारे पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति सभी को अपने कब्जे में ले लिया। और जितने भी लोग थे वो सब अब लोग किसके लिए काम करेंगे? गुप्ता रूलर के लिए काम करेंगे, क्योंकि उसका राजा तो अब रहा नहीं। तो अब इसको, इन सभी लोगों को काम किसके लिए करना पड़ेगा? गुप्ता रूलर के लिए काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का हमारा पूरा सिस्टम उस समय पे वज्जी में चलता था। ठीक है, और वज्जी का जो कैपिटल है वो क्या है? वैशाली। वैशाली कहाँ पड़ता है? आज बिहार में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। टॉपिक के बाद हमारा एक कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है, तो बस यहाँ पे छोटा सा जानकारी आपके लिए है। देखो, न्यू काइंड्स ऑफ राजाज, नए प्रकार के राजा हमारे सामने कब आए? आज से लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद कब हुआ करता था? लगभग आज से 2500 साल पहले ही हम लोगों ने पढ़ रखा है। आगे अलेक्जेंडर्स इन्वेजन कंपोजिशन ऑफ दीघा नक्य, कहने का मतलब है कि अलेक्जेंडर का भारत पे अटैक कब हुआ? 2300 साल पहले। एंड ऑफ घना और संघा, यानी कि घना और संघा का अंत कब हुआ? 1500 साल पहले। और ये अंत कैसे हुआ? क्यों, किसने इसको अंत किया, मतलब इसको ख़त्म किसने किया? गुप्ता रूलर ने। गुप्ता रूलर ने क्या किया था? इन सभी के ऊपर अटैक किया, हमला किया और इन सभी घना और संघा के राजाओं को हरा के, मार के अपने कब्जे में उस जगह को ले लिया, उसके खजाने को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो घना और संघा का जो एंड है वो आज से 1500 साल पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी खत्म हुआ और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। तो बताइए, अब इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट किसी को है? समझ में आया सबको सब कुछ? तो काफ़ी आसान चैप्टर था, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर था ये। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।